मेनका की बेटी की शादी को यूं तो 14 दिन बीत गए थे, मगर घर परिवार में हुई मौत के कारण बहू की पहली रसोई अभी तक अधूरी थी। तो आज रसोई में पूड़ियां बनने वाली थी। पूरा घर गैस पर चढ़े सरसों के तेल से महक जो रहा था। आज घर में बहू की पहली रसोई जो थी, मेनका अलग ही चमक रही थी। आह, एक बार तो गंगा नहा लिया ना टीना की जाजी। औलाद का ब्याह करना भी एक बार का सिरदर्द और दूसरे दिन का सुकून सा लगता है। नारायण चुपचाप अपना हिसाब किताब कर ही रहा था, तभी मेनका घड़ी में देखती है। पर बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? बहू, ओ बहू, मंजरी बिटिया। मेनका जाकर गैस को धीमा कर देती है और झर को गर्म तेल में डुबोकर बाहर निकालते हुए कमरे की ओर बढ़ती है। मेनका धड़ाम करके दरवाजा खोलती है। उसके त्योर चढ़े हुए थे, चेहरे पर हिंसक क्रोध था, हाथ में धधकता गर्म झर और कमरे के बिस्तर पर कंबल ओढ़े एक लड़की। मेनका उफनती हुई बिस्तर की ओर बढ़ती है। वह देखती है कि बिस्तर से लड़की का हाथ बाहर लटक रहा था। मेनका आव देखती है न ताव और गर्म झर पूरा उसके हाथ पर चिपका देती है। हाथ जल चुका था। लड़की हड़बड़ाकर उठती है और चेहरे से कंबल हटाती है। माँ जी, आप ये मेरा हाथ क्यों जला दिया? कितनी बार बोला है आरोही, माँ नहीं आंटी बोल मुझे आंटी। ये समय है उठने का। घर में कोई काम धंधा या जिम्मेदारी है या नहीं? घड़ी देख, पूरे 8 बज रहे हैं। तभी पीछे से लाल साड़ी में नई दुल्हन मंजरी आती है। वह दरवाजे से अपनी सास मेनका को देखती है, फिर आरोही का जला हाथ देखती है। उसकी आंखें छलक जाती हैं। बस उठने ही वाली थी, कल देर रात तक पढ़ रही थी तो आंख नहीं खुली। सॉरी माँ। नहीं आंटी जी। आंख फोड़ दूं तेरी। बहाने बहाने बहाने, जब देखो बहाने लगाती है। नारायण बाहर बैठा कलेश की आवाज सुन रहा था। वह अपने सीने पर हाथ रखता है और बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे छोरी की जात है, हाथ में किताब ना ये झर अच्छा लगे है। या बात समझ ना आए तुझे? रुक, तेरा टंटा ही आज काटूं आज। और मेनका टेबल पर रखी उसकी किताबों की ओर बढ़ती है। ये देख आरोही मेनका के पाँव में गिर जाती है। माँ जी नहीं, ऐसा मत करो। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, पक्का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो। मंजरी की आंख अपनी ननद का दर्द देखकर भर आई थी। वह सुबक रही थी। मम्मी जी रुक जाइए, बस इतना जुल्म सही नहीं है। मंजरी मेनका की बात जिस तरह काटती है उसे भी अजंभा होता है। क्या बोली तू है? कल की आई गोरैया गिद्ध की तरह चोंच लड़ाने लग गई है। मंजरी आरोही के पास जाकर बैठती है और उसके आंसू पोंछती है। आरोही रोकर भाभी से मेनका को रोकने की अरदास करती है। भाभी, किताबें बचा लो भाभी, अगले हफ्ते मेरे इम्तिहान है। भाभी प्लीज। श्श, कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, मैंने कहा इस तरह जुल्म नहीं करो मेरी छोटी पर। और आरोही सिहर कर मंजरी को थाम लेती है। मंजरी के आंसुओं के बीच से एक शैतानी मुस्कान बिखरती है और वह पीछे साड़ी की आड़ में छिपाया गर्म एक और झड़ निकालती है और आरोही को दिखाती है। मम्मी जी, जुल्म कभी आधा अधूरा नहीं किया जाता। हाँ, उठाओ इसकी किताबें और झोंक दो चूल्हे में। मंजरी का ऐसा बदलाव देख आरोही हक्की बक्की रह गई। पिछले 15 दिन से तो आरोही मंजरी की जान जैसी थी, फिर आज ये कैसे? मंजरी उठकर जमीन पर पड़ी आरोही के दोनों तलवों पर गरम झड़ लगाकर उनको भी जला देती है। मेनका ये देख बहुत खुश होती है। वारी मेरी बहू रानी, मैं तो सोची आज मेरी बिल्ली मुझे ही कैसे म्याऊ कर रही है। ना मम्मी जी, आपको म्याऊ कर दूंगी तो आपकी छीके से रबड़ी मलाई कैसे खाऊंगी? आप तो हमारी सरकार हो, आपको तो मेरा बहुमत जाएगा ही। मेरे को तू एमएलए बना दे और अब देख, या को तो आज मैं बैरिस्टर बनाकर ही छोड़ूंगी। मेनका आरोही की किताबें कागज सब उठाकर कमरे के बाहर जाने लगती है। पीछे पीछे मंजरी भी आरोही को चिढ़ाते हुए बाहर जा रही थी। घायल हालत में आरोही उठने की कोशिश कर रही थी। मत करो माँ, भाभी मत करो ऐसे, मैं भीख मांगती हूँ। मगर आरोही से उठा नहीं जाता और वो रेंग रेंग कर बाहर आती है। मेनका मंजरी दोनों आरोही को ऐसे देख हंस रही थी। तरस आता है तुझ पर आरोही, बेचारी। मम्मी जी, जला डालो इसकी पोथी पानी सब। तभी टीना भी अपने कमरे से आंख मलते हुए बाहर आती है। मॉम, क्यों तंग कर रही हो? ये सब क्या शोर है? कल लेट मूवी खत्म करके सोई थी, पर आप लोग चैन से सोने ही नहीं देते हो। हट। अरे ना मेरी सोन पपड़ी, ये तो तेरी बहन है ना, यानो सुबह पहले तमाशो कर रखो है, वरना तो मेरी रसमलाई को मैं जगाऊंगी क्या? टीना जमीन पर गिरी आरोही की ओर देखती है और मुंह चिढ़ाकर दरवाजा धम बंद करके सोने चली जाती है।
अब मंजरी, ये इस आरोही का क्रियाक्रम फटाफट कर और छुट्टी कर। मम्मी जी, क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। यू सो फनी ना। और दोनों आरोही के सपने को चूल्हे की धधकती ज्वाला में धू धू करके जला देती हैं। वह फर्श पर बेबस पड़ी रोती रहती है और सिर्फ रोती रही। मेनका और मंजरी उसके करीब आती हैं और उसके बाल खींचकर उसे उठाती हैं। हो गया ड्रामा खत्म, तो अब काम धंधे में लग जा। मेरे तो हिस्से में ससुरी औलाद ही खोटी आई है। हाँ। मेनका बड़बड़ाती चली जाती है और तभी मंजरी मलहम लाकर आरोही के हाथ में रखती है। डियर ननद मेरी, तुमको लगा कि आज मेरी रसोई है तो तुमको काम से छुट्टी मिल जाएगी। अरे मैं तो घर की बहू हूँ, भला मैं काम क्यों करूंगी। ये पोत लो और लग जाओ पूड़ियाँ उतारने में। तुम्हारे भैया आने वाले हैं लंच के लिए। आरोही सुबकियों के साथ मलहम लगाती जा रही थी और अपनी असली माँ राधा को याद कर रही थी। एक माँ शब्द ही तो होता है जो जन्म से साथ चिपक कर आता है, फिर माँ औलाद को सीने से चिपकाती है, खुद की भूख काट कर अपना निवाला बांटती है। पर मेनका माँ जी ने तो मेरे गर्म जड़ से मुझे ही चिपका दिया। वो तो मेरा निवाला काट कर अपनी भूख भी मिटा लेती है। तेरे जाने के बाद मैंने तो बाबा से माँ नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। माँ, तेरी बहुत याद आती है। काश तू अभी आकर मुझको अपने सीने से चिपका लेती माँ। आरोही, बहुत दुख रहा है। हाँ, आ माँ के पास आजा। आरोही लंगड़ा कर राधा के करीब जाती है और राधा से चिपक कर बिलक बिलक कर रोती है। माँ, माँ तू चली क्यों गई? मैं तुझसे नाराज रहना चाहती हूँ, पर तू नजर भी तो नहीं आती। मैं तो माँ बोलने के लिए भी तरस गई हूँ। याद है बचपन में तू बताती थी कि तुझको मेरे मायके की बहुत याद आती है, नानी की बहुत याद आती है, पर मेरे पास तो माँ बिना मायका भी नहीं बचा। बोल ना माँ, कुछ तो बोल। आरोही राधा के चेहरे को थाम लेती है। राधा की आंखें भी नम थी। वह अपनी जुबान से बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राधा आरोही को दरवाजा खोलने का इशारा करती है। मैं अभी देखती हूँ दरवाजे पर, तू जाना मत कहीं, मैं बस अभी आई। और आरोही दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी राधा वहां से गायब हो जाती है। माँ, माँ, कहाँ गई माँ? माँ, माँ, माँ कहाँ है तू? तेरी बहुत याद आती है माँ। मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ कि बिना माँ के रह लूंगी। नन्ही आरोही फूल चढ़ी तस्वीर को उठाकर सीने से लगाती है और फूट फूट कर रोती है। सब कहते हैं माँ मर गई, भाई भी बोला, पापा भी बोले, आरोही बेटा माँ मर गई, पर तेरे मरने की सजा मुझे क्यों मिल रही है माँ? तू कहती थी कि मरने वाले लोग सब आसमान के तारे बन जाते हैं, नानी भी तारा बन गई थी। आरोही दौड़कर छत पर जाती है और आसमान देखती है जहाँ ढेरों तारे फैले थे। माँ, तू भी यही है ना, आसमान में तारा बनकर? पर तूने जाने से पहले क्यों नहीं बताया कि तू कौन सा वाला तारा बनेगी माँ? यहाँ कितने तारे हैं, तुझे कैसे तोड़कर खुद के पास वापस लाऊं माँ? मेरी माँ। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। छोटी आरोही अपनी भावनाओं पर काबू करके दरवाजा खोलने भागती है तो देखती है उसके पिता दरवाजे पर खड़े हैं और उनके साथ दुल्हन की जोड़ी में मेनका थी, जो आरोही को देख मुस्कुरा रही थी। पापा, ये तुम्हारी नई माँ है बिटिया। नारायण ने जितनी आसानी से आरोही से ये लाइन कही थी, उतना मुश्किल था आरोही के लिए ये बात अपनाना कि अब उसकी माँ राधा की जगह एक नई माँ लेने वाली है। जैसे घर में रखे कांच के गुलदस्ते के टूटते ही वहां कोई दूसरा गुलदस्ता रख दिया जाए। आरोही ने मेनका के पांव छूकर प्रणाम किया और मेनका ने पूरा घर आंख फाड़ फाड़ कर देखा। पड़ोस मोहल्ले में बात फैल गई थी कि नारायण की जवानी ने अपनी पत्नी की मैयत शांत होने का भी लिहाज किए बिना ही अपनी बची खुची जवानी के खूब मजे किए। हाय हाय मेनका, सुना है तुझमें और नारायण में 15 बरस का अंतर है पूरा। बूढ़े से ब्याह करने की क्या मन में आई तेरे? अरे भाभी जी, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखूं मैं केवल मन और धन भी। इतना धनवान आदमी की लुगाई मर गई और मैं फायदा भी ना उठाऊं तो फिर मैं कैसी औरत हुई भला? अब नाम मेनका है तो अपने हुस्न में तो फंसाऊंगी ही, वरना नाम ना खराब हो जाएगा मेरा। हाँ। भाई वाह, प्रेम हो तो मेनका जैसा करो। आरोही तो बिल्कुल ही लकी है।
धीरे धीरे आरोही अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लगी थी। उसे ज्यादा शिकायतें नहीं थी, पर वहीं मेनका धीरे धीरे अपना हर रंग बाहर लाने लगी थी। आरोही बेटा, मुझको जरा डॉक्टर ने बोला है कि काम करने से मेरे बेबी को जन्म नहीं दे सकूंगी, तुम मेरी मदद करोगी ना? माँ, मेरे रहते आप क्यों काम करेंगी? और 10 साल की आरोही ने पूरा घर संभाल लिया था। मेनका रानियों की तरह राज करती और आरोही नौकरानियों की तरह काम। नारायण की आंख पर तो मेनका पहले ही पट्टी बांध चुकी थी। समय बीतता गया और फिर मेनका की बेटी हुई टीना। उस दिन से मेनका ने ना आरोही से सीधे मुंह बात करी, ना उसका सिर सहलाया। बेचारी आरोही की पहली माँ के साथ दूसरी माँ भी छिन गई थी। माँ, मैं छोटी बेबी को देख लूं एक बार? ये क्या मामा लगा रखा है? आंटी बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सौतेली हूँ, और तू नहीं, टीना मेरी बेटी है। और मेनका आरोही के गाल पर एक चांटा मार देती है और आरोही रोकर बस इतना कहती है, सौतेला होने से माँ बदल जाती है क्या माँ? हाँ। उस दिन पहली बार आरोही को लगा था जैसे आसमान से उतरकर उसकी माँ राधा उससे मिलने आई हो। बिटिया, बहादुर बच्ची रोती नहीं है। ये सुनते ही आरोही राधा के सीने से लग फबक पड़ी। मैं बहादुर नहीं हूँ माँ, नहीं हूँ मैं बहादुर। आरोही दरवाजा खोलती है तो सामने उसका भाई गौरव था। गौरव को देखते ही उसकी बीवी मंजरी चहकते हुए अपने कमरे से भाग कर आती है और उसके सीने से लग जाती है। गौरव मंजरी को साइड कर देता है। वह आरोही को गुस्से से घूर कर देखता है और वह नजर झुका लेती है। गौरव के सीने से उसकी बीवी मंजरी लगी थी। सामने उसकी बहन जख्मी हालत में खड़ी थी। अंधे को भी आरोही के जख्म दिख सकते थे। भैया, भैया। क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही हो? अरे वो तो गौरव, इसको आज माँ की बहुत याद आ रही थी, तभी देखो याद याद में अपना हाथ कड़ाहे के टच कर दिया। बेचारी, पर मैं तो इसे कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर मैं तेरी भाभी और मम्मी मेनका है तो सही तेरे पास। रो मत मेरी छोटी, रो मत। आरोही के मुंह खुलने से पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया गया था। एनीवेज, मैं बहुत थक गया हूँ मंजरी। गौरव चला जाता है और आरोही अकेली पड़ जाती है। रात को आरोही बिस्तर पर बैठी दर्द में रो रही थी। दुख रहा है माँ, बहुत दुख रहा है। तभी उसके सामने मलहम आती है और वह हैरान होकर पलटती है तो पीछे उसका भाई खड़ा था। उसे देखते ही आरोही उससे लिपट जाती है। भैया, माँ बहुत याद आती है। छोटी, ये चोट मम्मी और मंजरी ने मिलकर दी है ना? हाँ, मगर आप कैसे? तेरा बड़ा भाई हूँ, ये सब रोक नहीं सकता तो तेरा दर्द बांटने तो आ ही सकता हूँ। रो मत, मैं बहुत जल्द एक फैसला लेने वाला हूँ और फिर सब ठीक हो जाएगा। आरोही गौरव के साथ से थोड़ा राहत महसूस करती है। गौरव लौटकर अपने कमरे में आता है। कहाँ गए थे? अपने ही घर में कहीं जाने के लिए जीपीएस ऑन करना पड़ेगा क्या मंजरी? ओह, तुम मुझसे इतनी उल्टी बातें क्यों कर रही हो जान? मंजरी गौरव को पिघलाने के लिए उसके करीब जाकर उसे बिस्तर पर लेटा देती है और गौरव थोड़ा नर्म पड़ जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि अब आरोही का इस घर में इतना दिल कहाँ लगता है, क्यों ना अब उसकी शादी कर दी जाए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो आरोही के रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। वैसे भी इस घर में उसे सब मिला है, तो ऐसा ही घर ढूंढना होगा जहां मेरी बहन तकलीफ ना पाए। ये सुनकर मंजरी का मुंह बन जाता है। अभी तो मजा आने लगा है, अभी गौरव इसको बाहर भेजना चाह रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुन्नस से भर रही मंजरी सोचते सोचते गौरव की गर्दन पर नाखून गड़ा देती है। आउच मंजरी, क्या पागल हो गई हो क्या? सॉरी, वो गौरव, मैं सोच रही थी क्यों ना अगर मैं आरोही की भाभी हूं तो आरोही को भी मेरी भाभी बना देते हैं। नहीं, एक घर में दो रिश्ते नहीं होंगे। मैं वहां आरोही को नहीं भेजूंगा, खास करके बिना लड़के को जाने। अब सो जाओ, क्या पता तुम्हारा भाई भी मेरी बहन को इतना ही दर्द दे। गौरव सोचता हुआ सो जाता है। मंजरी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। गौरव मंजरी को पसंद तो करता था, मगर आरोही के साथ हो रहे अत्याचार के साथ नहीं था, बस मजबूर पति था। अगला दिन उगता है। गौरव आरोही के पास किचन में खड़ा था कि तभी मेनका आकर गौरव की गर्दन पर नाखून के निशान देखती है और आंखें फाड़कर कहती है, ओहो लव बाइट। खूब रोमांस चल रहा है बचपन लोगों में। मैं भी अपनी जवानी में खरोच लेती थी, जो चीज सामने आए उसे ही। पर अब तो तेरे डैडी की भी उम्र हो गई है, फूटी मेरी किस्मत। नारायण मेनका की बेशरम बातें सुनकर थोड़ा असहज होता है। मेनका, दोनों बच्चे यहीं खड़े हैं, ये टीना भी बैठी है। ये सब बोलने से पहले कुछ तो लिहाज करो। लो, इसमें कैसा लिहाज है? ये तो सबने ही पता है, गौरव सब जाने हैं। पूछ लो चाहे तुम मंजरी से। मंजरी बता तो अपने बाबूजी को। मंजरी ये सुन खीखी करके दांत फाड़ देती है। ये देख गौरव और नारायण अनकंफर्टेबल होकर बाहर चले जाते हैं।
ओ जी, ये मर्द जन भी चिढ़ जाते हैं। ऐसी हौसी मजाक ये कर ले तो इनकी क्या मस्खरी, हाँ? और हम कर लिए तो हम बेशरम। वारे हिप्पी। उफ मॉम, इट्स हिपोक्रेसी नॉट हिप्पो हिप्पी एंड इट्स रोमांस। एक्सेंट कितना भी सिखा लो, तुमने रहना तो गवार ही है। इसलिए मैं अपनी किसी भी दोस्त को घर नहीं लाती। कहीं तुम अपनी चूची हिंदी और टूटी इंग्लिश ना झाड़ कर मेरी इंसल्ट करा दो उनके आगे। हाँ। मेनका का तो पूरा मुंह ही उतर गया था टीना की बात से। टीना, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? वो माँ है, उनसे तुमने बोलना सीखा है। 50,000 बात गलत बोलकर भी तुमको ठीक करती थी वो, और यहाँ तुम 4 शब्द सिखाकर उनकी माँ बनना चाह रही हो। माँ है ना तुम्हारे पास, इसलिए तुमको इंसल्ट लगने की नौबत आ रही है। जिसकी माँ नहीं है, हम क्या लगाएं? हम जैसे ऐसी इंसल्ट चाहते हैं, पर हमारी माँ नहीं है। तो जो है उसकी इज्जत और कद्र करो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मेनका की साइड लेकर आरोही ने जब बोला तो मेनका की आंख से नफरत की थोड़ी पट्टी हटती है और वो नम आंखों से आरोही के पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। मेरी कितनी परवाह है तुझे, इतना सब होने पर भी। माँ तो बस माँ ही होती है ना, चाहे कितना ही सब हो जाए माँ। अच्छा। और मेनका आरोही का चेहरा सहलाते हुए उसके बाल खींचकर मोड़ देती है। मेनका का चेहरा शैतानी हो चुका था। अच्छा, पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सुनी ना? और किस हक से बोली तू मेरी बेटी को ये सब? तेरी ये मजाल, अपनी औकात में ही रहा कर हीरोइन, वरना औकात तोड़कर अपाहिज करना भी मेरे को आता है। सड़ेगी पड़ी पड़ी एक कोने में। अगर आज की बात मेरी टीना को ज्ञान दिया तो। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, सुना ना? फिर मेनका आकर टीना को सहलाती है। टीना झल्ला कर उसे फटकार देती है। फाड़ में जाओ, just go to hell you all। मेनका का मुंह फिर से छोटा सा हो जाता है, जिसकी खुन्नस वह आरोही पर उतारती है। माँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है माँ? तू मेरी कोख से नहीं आई ना। पर भाभी भी तो दूसरे घर की है। अगर उन्हें इतना प्यार करती है तो जरा सा मुझे भी तो कर लो ना माँ। ये सही बात बोली तूने। जानना चाहती है मम्मी जी पर मैंने क्या जादू किया है? तो सुन। मंजरी की शादी होती है और मेनका उसे सबसे पहले अपने कमरे में ले जाती है। इस घर में रहना है तो मैं बोलूं दिन को रात तो कहना हाँ मम्मी जी, आज तो तारे बहुत सारे निकल रहे हैं। मैं कहूं अगर गर्मी को सर्दी तो 4 स्वेटर लाद लेना, लेकिन अगर मोई बात कभी काटी तो ने तो तू तो गई। पीले जेवर मेरे लॉकर में रहेंगे और आज से तू मेरी पर्सनल असिस्टी। वो मम्मी जी, असिस्टेंट। ये सुनते ही मेनका मंजरी की एक चांटा रसीद कर देती है। बोला था ना जुबान नहीं लड़ानी। तू अंडा भुर्जी जैसी मुझे सिखाएगी क्या? कचूमर बना दूंगी तेरा, याद रखना। और मंजरी डरकर कमरे में जाती है और अपना घूंघट हटाती है। हरी मेनका रानी, मैं तो चाहती ही थी कि तुम मुझे असिस्टेंट रख लो। सास की हाँ में हाँ करने से अगर मुझे ऐशो आराम मिलेगा तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। और सोने के जेवर ले लो, एक भी असली नहीं है, सब नकली है। मैं तो भूखे घर की लड़की हूं, इतना तो पता होना चाहिए था। मंजरी अपने नकली जेवर अपनी सास के हवाले करती है। ओह, आज दिन बड़ी जल्दी निकल गया। हाँ मम्मी जी, सूरज देखो सिर पर आ गया है, चाय बना देती हूँ आपके लिए। ये सुन मेनका मुस्कुराई। रात के 2:30 बज रहे थे, पर मंजरी ने मम्मी जी के कहना सीख लिया था। तेरी एक सौतेली ननद भी है यहाँ घर में, उसको भी तुझे बढ़िया ट्रीटमेंट देना है। कोई ना, मैं सिखा दूंगी, वो तो आई एम एक्सपर्ट। पर उसको तुझे हौले से खोपचे में लेना पड़ेगा। पहले उसको सहलाना फुसलाना, दोस्ती करना और फिर गर्दन काट कर हलाल। यू आर टू नॉटी मम्मी जी। मंजरी और आरोही की 10 दिन अच्छी खासी दोस्ती रही, मगर फिर मंजरी ने रंग दिखाना शुरू किया। वह सोती हुई आरोही को उठाकर काम कराती और फिर तो आपने आगे देखा ही है। सच ही कहा है, अगर परिवार में सास से कलेश ना चाहिए तो उसकी ठोकरों ताने सहते रहो, उसकी गलती को भी सही बोलो। जय जय सास बोलो, तभी आपके घर में शांति बनी रहेगी। आप में से कुछ लोग शायद मेरी बात से ताल्लुक भी रखते होंगे, पर दोस्तों एक सवाल है मेरा। इस कहानी में मेनका सौतेली बेटी आरोही के लिए जल्लाद है, मगर सौतेली बेटे गौरव और उसकी बहू के लिए नहीं। किसी के पास जवाब है इसका तो जरूर दें। और एक सवाल मेरी ओर से, क्या एक सगी में और एक ही कोख से जन्मी 2 औलादों के बीच भेदभाव करती? अगर करती है तो सब अपनी अपनी कहानी शर्मा राइटर से जरूर शेयर करें। और बस, हमने मम्मी जी के दिल पर राज कर लिया। पर गलत तो गलत ही होता है ना भाभी, वह चाहे कोई भी बोली। माँ कहती थी कि आपका किया हर गलत एक पाप है, और पाप का हिसाब ऊपर किया जा रहा है। तू और तेरी माँ, उसका तो चैप्टर निपट गया। सोच रही हूँ अब तेरी बारी। क्यों, खत्म कर दूं तुझे भी?
मेनका चूल्हे से गैस जलाती है और आरोही का चेहरा पकड़कर एकदम आंच के ऊपर करती है। आंच आरोही को भभक दे रही थी। माँ, चल रहा है, छोड़ दो मुझे। गैस कम लग रही है मम्मी जी, मैं अभी बढ़ा देती हूँ। और मंजरी गैस तेज कर देती है। आरोही के बालों की एक लट नीचे लटक रही थी। वह तुरंत आंच पकड़ लेती है और वो धू-धू करके जलने लगती है। बचाओ, मेरे बाल। माँ, माफ कर दो, जो भी गलती थी, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। मेरा चेहरा जल जाएगा माँ, मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा माँ। ओह, अब लगाना बुरा। सोच तेरी उस कड़वी बात से मेरी टीना को कितनी ही तकलीफ हुई थी। अभी वो कितनी परेशान होगी। और तो क्या मम्मी जी, उसके एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, अगर डिस्टर्ब हो गई तो। ये सुन मेनका और झल्ला उठती है। नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, अपना मुंह बंद ही रखूंगी। छोटी की परवाह मुझे भी है। इस बार माफ कर दो माँ, भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। माफ कर दो ना। मेरी भी परीक्षाएं हैं, अगर जल गई तो मैं वो देने लायक भी नहीं बचूंगी। देखो देखो मम्मी जी कितनी तड़प रही है हमारी आरोही। तभी घर का दरवाजा खुलता है और जोर से एक आवाज आती है। आंटी जी, ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो। लड़की को देखते ही मेनका और मंजरी घबराकर आरोही का हाथ, गर्दन, बाल सब छोड़ देते हैं। छोड़ते ही लड़खड़ाकर आरोही जैसे ही आंच पर उड़ने वाली थी, तभी लड़का दौड़कर आरोही को थामकर साइड करता है और उसका चेहरा थपथपाने लगता है। आरोही, 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 होश में रहो। आरोही उसकी बाहों में बेसुध पड़ी थी। वह जरा सी होश में आती है तो घबराकर उसके पीछे जाकर खड़ी होकर दुबक जाती है। बचा लो मुझे, बचा लो। आखिर ये कौन मसीहा आ गया था आरोही के जीवन में? क्या हर अच्छे इंसान की जिंदगी इतने ही इम्तिहान लेती है, या बुरे होने का कोई ना कोई अंत होता ही है? हमारे सभी सवालों के जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार होगा। और हाँ, एक और बात, आपको शायद पता नहीं, पर कमेंट बॉक्स शर्मा राइटर खुद पढ़ती है और जवाब भी देती है। तो अपनी बातें कहने सुनने में कैसी देरी? अभी बताइए आप सबका दिल क्या कहता है। और देखते रहिए मायका एक कैद, केवल लव सिटी पर। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप दोनों? इस तरह तो घर के जानवर से भी बर्ताव नहीं करते हैं। अरे दमन, तुम आज भी यहाँ वो बिना बताए? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, घर पर तो सब ठीक है, मगर शायद यहाँ पर नहीं है। जी, हमने तुझे ब्याहा था ताकि यहाँ तेरे संस्कार महके, पर तुम यहाँ ये सब कर रही हो, वो भी इस नादान के साथ। दमन भाई, तू इसे जानता नहीं है, ये शक्ल से ऐसी ही है, इसकी हरकतें कोई नादानों वाली नहीं है। बस मंजरी और आंटी, आप भी शामिल हैं इस अत्याचार में, इस पाप में। आज आप इस मासूम को सता रही हैं। ऊपर वाला हर पाप का हिसाब ले रहा है, लिख रहा है अपनी डायरी में। और जब उसकी कलम की स्याही खत्म हो जाएगी ना, तब आएगी आपकी भी बारी उन सभी पापों के हिसाब की। ये सुनते ही आरोही को अपनी माँ राधा की बात याद आती है। वह दमन के चेहरे की ओर देखती है। दमन आरोही से ज्यादा कुछ कहे बिना उसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाता है। तभी उसे एहसास होता है कि गौरव उसके ठीक पीछे खड़ा था। अरे जी, तुम कब आए? देखो तो, दमन आया है, तुमसे ही मिलने को रुका हुआ है और अचानक ही आरोही को चक्कर आ गया। वो तो अच्छा हुआ दमन ने उसे संभाल लिया। क्या यार छोटी, तू अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, जब देखो तो काम काम काम। अरे भाभी आ गई है ना, अब नो काम, ओनली छुट्टी और सिर्फ आराम, समझी? आरोही गौरव और मंजरी के बीच खटास नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर सारा दर्द फिर से पी जाती है। अरे दमन, तुम कब आए? बैठो, चाय पर चर्चा करते हैं साले साहब। कुछ नहीं जीजू, बस कुछ ज्यादा सीरियस चर्चा आज देख ली। मैं चलता हूँ, फिर कभी बैठते हैं। दमन उठकर जाने लगता है। और हाँ आंटी और जीजी, कर्म वही करना जिसके लौट का खुद पर आने का डर न हो कभी। ख्याल रखिए। दमन चला जाता है। आरोही भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। आज की घटना ने आरोही को दहला दिया था। गौरव भी अपने कमरे में जाता है और मंजरी और मेनका वहीं खुसर फुसर करने लग जाते हैं। तेरे भाई की जुबान तो उसके कद से भी बड़ी है, 1 मिनट में ही झड़का गया मुंह को। ये भी कोई बात हुई भला? हमारे समय में तो जिस घर में बेटी ब्याह दी, फिर पूरी उम्र सिर झुकाकर ही रखना पड़ता था। ये तुम्हारा जमाना कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं है। हाँ, सॉरी मामी जी। लगता है भाई को ये लंगूरिया भाग सी गई है, पर मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। हाँ। गौरव अपने रूम में जाता है और मुस्कुराने लगता है। आखिर मैं एक फैसले पर पहुंच ही गया। आरोही फिर से वही दृश्य याद करती है जब उसकी सौतीली माँ और सगी भाभी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे चूल्हे में आग में लगभग झोंक ही दिया था। वह फिर से डर जाती है और तभी उसके कंधे पर हाथ आता है और वह सहम कर पलट कर देखती है तो वहां गौरव था जो मुस्कुरा रहा था।
भैया भैया, मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो भैया, प्लीज। आरोही रोती हुई अपने भाई के सीने से लग जाती है और गौरव भी उसकी ये हालत देख आंखें नम कर लेता है। छोटी रो मत, सब ठीक होगा ना? माँ का मंत्र याद है ना? क्या कहती थी माँ? जब भी जीवन में हो भटकन, मन की राह पर ही चल बंदे, इस मन की राह पर ही चल। पर भैया, आज तक आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं ना, मैं आज मांगू भैया। हाँ मेरी छोटी, बस तू रो मत, बोलना क्या चाहिए तुझे। इतना पूछते ही आरोही गौरव के सामने हाथ जोड़ लेती है और भीख मांगकर कहती है, भाई मुझे ब्याह दो भाई, मुझे इस घर से कहीं दूर भेज दो भाई, ये कैद मुझे निगल लेगी। शायद ही इस जहान की किसी लड़की ने पहले कभी अपने भाई से ये कहा होगा कि मुझे मायके से दूर भेज दो, मगर तुम्हारी बहन भीख मांगती है, मुझे यहाँ से दूर भेज दो भैया, दूर भेज दो भाई, मैं अब नहीं रह सकती यहाँ। आरोही की हालत देख गौरव हिल गया था। गौरव की चुप्पी का मंजरी और मेनका ने इतना तगड़ा फायदा उठाया था, ये एहसास उसे अपनी बहन की हालत देखकर ही लग रहा था। ये सौतेली माँ न हो गई जैसे नागिन हो गई, अपनी बेटी को तो भर भर के दूध पिलाती है और यहाँ मेरी बहन का पूरा खून ही निचोड़ने पर तुली है। और ये मंजरी से प्यार मैंने उसकी विनम्रता देखकर किया था, मंजरी से ब्याह मैंने तुझे प्यार देने के लिए किया था। अरे जिस घर में माँ नहीं होती वहाँ भाभी ही तो माँ का किरदार अदा करती है। पर बस अब बहुत हुआ, मेरी बहन के साथ अब और बुरा होता मैं नहीं देख सकता, अभी मैं इनको घर से निकालता हूँ। और गौरव गुस्से में जाने लगता है और आरोही उसे रोककर उसके कदमों में बैठ जाती है। नहीं 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 भाई, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलानी, मैंने मेरे हिस्से के गम सारे बटोर लिए हैं, बस अब मेरे पास गम रखने की जगह नहीं है भाई, नहीं है। इसलिए मुझे अगर कुछ दे सको तो मुझे ब्याह दो भाई, चाहे मुझे ले जाने वाला वहां ले जाकर मुझे खूंटे से बांध गाय की तरह ही क्यों न रखे, पर ब्याह दो भाई। कम से कम मन में ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं ससुराल में दर्द झेल रही हूँ, तो क्या हुआ, दुनिया में मुझ जैसी और भी बहनें ससुराल में यातना झेलती है, मगर मायका तो सबको राहत देता है ना। आरोही रोती हुई खड़ी होती है और पूरा कमरा अपनी आंखों में समेट लेती है। मायका तो राहत का वो कोना है ना भाई, जहाँ लड़की आकर सारी चिंताएं रखकर कुछ दिन खुलकर सांस लेती है, ना कोई बंदिश होती है ना कोई बेड़िया, हर ब्याही कोई लड़की का स्वर्ग होता है ना मायका। देखो तो मेरे कमरे में एक अलग से ही खुशबू लगती है, पर मुझे वो राहत क्यों नहीं मिल रही भाई, मेरे हिस्से में घुटन ही घुटन क्यों आई है। अगर ऐसी ही घुटन मेरा नसीब है तो ये दर्द अभी खत्म कर देते हैं ना भाई। और आरोही अपने ही हाथों से अपना गला घोटने लगती है, तभी गौरव उसे छुड़ाने लगता है। नहीं नहीं छोटी नहीं, छोड़ खुद को, ये कैसी जिद है। गौरव आरोही को अलग करके सीने से लगाता है। सॉरी भैया, मेरी वजह से ये सब। बस चुप अब और मेरी सुन, तेरी शादी होगी, वो भी जल्दी ही होगी, और लड़का भी मैंने पसंद कर लिया है। कौन भैया? दमन, मंजरी का भाई। ये सुनते ही आरोही के तो होश उड़ जाते हैं, अपनी ही भाभी के घर में रिश्ते की बात उसे कभी गवारा नहीं थी। आरोही के कदम ये सुनते ही पीछे चले जाते हैं, मगर गौरव के चेहरे पर बहुत खुशी थी। दमन आज जब तुम्हारे लिए लड़ रहा था तब मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब सुना था आरोही। मैं जो तुम्हारा भाई होकर आज तक किसी के सामने खड़ा तक नहीं हो पाया, उसकी आंखों के सामने एक लगभग अनजान लड़का तुम्हारे लिए अपनी ही बहन से भिड़ गया था। मैंने दमन की आंखों में वो सच्चाई देखी है जो आजकल के लड़कों में नहीं होती है। मैं तुमको दमन के साथ भेजते हुए डरूंगा भी नहीं मेरी लाडो। मगर वो तो भाभी का भाई है, और भाभी ऐसी है तो भाई कैसा होगा। नहीं भैया, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। आरोही, मुझ पर विश्वास है ना? मैं कभी भी तेरा गलत चाहूंगा क्या? नहीं ना? जरूरी नहीं है कि जैसी मंजरी है वैसा ही दमन भी निकले। और तू जो खूंटे से बंद कर रहने की बात कर रही है, तुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तुम आजाद पंख से उड़ोगी, मेरी बहन खुले आसमान में यात्रा करेगी। और सुना है दमन एयरलाइन में भी अप्लाई किया है। मेरी छोटकी कभी प्लेन में नहीं बैठी है ना? देखना दमन तुझे प्लेन में बिठाएगा, तू बस अपने भाई पर विश्वास रख। आरोही गौरव से ज्यादा बहस नहीं करती और बस हाँ में सिर हिला देती है। पर मेरी एक शर्त है। और आरोही उसे जैसे ही शर्त बताती है, गौरव के होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी मंजरी सारा माजरा सुन रही होती है। वह भाई बहन की ऐसी खिचड़ी पकता देख के लस जाती है और दमन को फोन करती है। बोल जीजी, अब क्या बोलना बाकी रहा?
जिसे तू नादान कहकर बचा रहा था ना, वो लड़की इधर अपने भाई से तेरी शादी की बात के लिए दबाव बना रही है, रो धोकर इमोशनल कर रही है मेरे पति को मुई। हाँ, इसका तो मोए मोए मैंने ना बना दिया तो मैं भी तेरी जीजी नहीं। अब सुन तू मेरी बात। और मंजरी आगे कुछ बोलती कि तभी दमन गुस्से से फोन रख देता है। ये कभी सुधरेगी या नहीं? हमेशा की तरह वहां जाकर भी यही सब शुरू कर दिया। मोए मोए, हाँ, पागल कहीं की। बेचारी उस लड़की की जिंदगी खराब करने पर तुल रही है। दमन तो मंजरी की बात ऊपर ही नहीं आने देता। बेचारी मुंह लपलपाते रह जाती है। रात का समय होता है। गौरव मंजरी से नाराज मुंह फेर कर सो रहा था, मगर था तो आखिर पति ही ना। पत्नी रिझाएगी तो रीछ तो जाएगा ही। मंजरी सुंदर लाल नाइटी पहनकर गौरव के करीब जाती है और अपना पासा फेंकती है। ए जी, ओ जी, सुनो तो जी। हाँ, बात मत करो मुझसे। मंजरी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा मेरी बहन आरोही को चाहता हूँ, मगर फिर भी तुम उसे थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकती? मंजरी ये सुनकर सफेद पड़ जाती है और रोने का नाटक करती है। तो तुमको ये लगता है हाँ कि मैं हमारी छुटकी का बुरा सोचूंगी? नहीं गौरव, नहीं। तुमको पता भी है दमन आज घर क्यों आया था? मैंने बुलाया था उसे ताकि आरोही मिल सके। तुमने तो कल मेरी बात काट दी, पर मुझे तो आरोही की चिंता है ना। दमन बहुत अच्छा लड़का है, हमारी आरोही खुश रहेगी उसके साथ। और मंजरी अपना पासा एकदम सही अंकों के साथ फेंककर एक बारी में ही गौरव के दिमाग में उतर गई थी। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मंजरी, तुम? ओह, आई लव यू हनी। तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि दमन और आरोही एक हो जाएं, मगर मुझे लगा कि तुमको दिक्कत होगी। थत, तुम भी ना अपनी ही बीवी को कितना गलत समझते हो। तो जान सही तुम कर दो ना। आओ इधर, सर्दी बहुत है। और मंजरी गौरव की बाहों में जाकर एक ही मिनट में गौरव का पूरा माइंड वॉश कर देती है। अगले दिन गौरव दमन को फोन करके घर आने को कहता है। दूसरी ओर नारायण आरोही का दरवाजा खटखटाता है। आरोही उसे देख उसके पांव छूती है। बाबा, आप आज मुझसे बात करने आए? कितनी खुश हूँ मैं आज। मेरी बच्ची, कैसा बाप हूँ मैं, अपनी ही बेटी के मुंह से जो ऐसा सुन रहा हूँ। एक ही घर में रहते हुए तुझसे रोज बात तक नहीं कर पाता। ये सुनते ही आरोही अपने पिता के सीने से लग जाती है। नहीं बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे शिकायत है खुद से। जिस दिन राधा गुजरी उसके साथ मैंने तेरा बचपन, तेरे इस पिता सबको ही खत्म कर दिया। मेनका के आने के बाद वो तो मुझसे करीब आती गई, पर तू दूर चली गई मेरी बच्ची। रोइए मत बाबा, मैं आपसे कहाँ दूर हूँ, यही तो हूँ, देखो। और मेनका माँ का साथ भी तो जरूरी था, वरना आप अकेले पड़ जाते ना। ये सुन नारायण आरोही का सिर सहलाता है और उसे एक बैग देता है। इस घर में इज्जत तो ना दिला सका तुझे, पर तेरी पसंद के कपड़े तो दे ही सकता हूँ। ले, पहन ले, दमन आने वाला है, तैयार हो जा। दमन का नाम सुनते ही आरोही की सांसें यकायक बढ़ने लगती हैं और वो तैयार होकर बाहर आती है। तब तक दमन सोफे पर ही बैठा हुआ था। साले साहब, जानते हो ना यहाँ हम किस वजह से इकट्ठे हुए हैं? जी जीजू, मैं जानता हूँ, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी। आरोही इस तरह रिजेक्ट होकर एकदम सुन्न हो गई थी। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और दमन उठकर बाहर जाने लगता है। मुझे रिश्ता नहीं जोड़ना जीजू, मुझे आरोही से शादी नहीं करनी है। आपने इतना मान दिया, थैंक यू, चलता हूँ। दमन ने रिश्ता ना करने की ना कोई वजह बताई, ना ही वह पलट कर रुका, बस यह बोलकर चला गया। आरोही एकदम सुन्न हो चुकी थी, मगर मंजरी ये देख बड़ी खुश होती है। देखा मम्मी जी, समझदार है मेरा भाई, बिना बोले ही समझ गया कि बला को घर से दूर ही रखो। वैसे भी बिन माँ की बेटी कैसी होगी ये तो सब जानते ही हैं। बिन माँ और बाप मैं छीन ली। कंगाल कर दिया ससुरी को, और आज देख तेरा भाई तो इसको मुंह पर ही मना कर दिया। गजब छीछा लेदर हुई इसकी तो। मंजरी और मेनका आरोही का मजाक बनाकर एक दूसरे को तालियां मारते हैं। आरोही को ये देख काफी तकलीफ होती है। ये सब देख आरोही अंदर जाकर बिस्तर पर पसर कर रोती है। आज तो भाई पापा दोनों का प्यार और आशीर्वाद साथ था ना मेरी माँ, फिर भी मैं ठुकराती गई। मुझे हर कोई ठुकरा क्यों देता है माँ? आरोही अपनी माँ राधा की गोद में सर रखकर रोते हुए पूछती है। ना मेरी मुनिया, कौन ठुकराया तुझे? तू तो इतनी प्यारी है ना, तुझे कोई भी नहीं ठुकरा सकता है। अच्छा, अगर नहीं ठुकरा सकता तो मुझे अपने संग ले जाना, ले चल अपने संग माँ। अब चुप क्यों हो गई? बोल तू, चुप क्यों है? आरोही, मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ तू अगर साथ आई तो सब यही छूट जाएगा। मुझे तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए माँ, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चल अपने साथ, ले चल।
मेनका मंजरी दरवाजे पर खड़े होकर आरोही को हवा से बातें करते देख और खीखी करके हंसने लगती है। देख तो तेरी ननदिया अभी से पगला गई है। हवा से बातें कर कर चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ माँ मेरी मदद करो माँ। इसलिए तेरे भाई ने मना करा होगा। हाँ, मेरा कद्दू भी ना करे इस बनूस की मदद तो। हाँ। आरोही के सवाल उसकी माँ से थे, पर बदले में सिर्फ एक चुप्पी थी। बोल ना माँ, मैं मर चुकी हूँ, तो क्या तू भी मरना चाहती है? होश में आ आरोही, जिद मत कर, होश में आ। और राधा क्रोध में आकर आरोही को एक चांटा मारती है और वह गायब हो जाती है। चांटा लगते ही आरोही हिल जाती है और तभी उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिरता है, जिसे देखकर उसके अंदर एक ख्याल आता है। आरोही आंसू पोंछकर अपने फोन में दमन का नंबर निकालती है, जो कि उसने अपने भाई की शादी में किसी काम से फोन सेव किए थे। वह नंबर डायल करती है पर रुक जाती है। क्या सही होगा दमन को कॉल करना? कहीं बात बढ़ गई तो? पर आरोही से रहा नहीं जाता और वह रुककर दमन को कॉल लगा ही देती है। उधर से दमन फोन उठाता है। हाँ, हेलो। हाँ रोही, तुम ठीक हो? दमन उधर से आरोही नाम लेता है तो आरोही को झटका लगता है। तुमको कैसे पता मैं आरोही हूँ? और क्या मेरा नंबर तुम्हारे पास था? हाँ, हमेशा से ही था। छोड़ो, बताओ ठीक हो तुम? दमन, तुम घर तक आए कल भी और आज भी, पर तुमने वो मेरे लिए मना किया कैसे? मतलब कोई, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। I mean, मुझे बुरा नहीं लगा, पर हाँ थोड़ा लगा। वो मैं आरोही सुनो, आई लव यू। दमन के ऐसे कहते ही आरोही को जोरदार झटका लगता है और वह फोन ही कट कर डालती है। आरोही की धड़कनें सारी दरिया लांघ चुकी थी। तभी दमन का फोन फिर से बजता है। आरोही, तुम सुन रही हो ना? फोन मत रखना, तुमको बात जाननी है ना? तो सुनो, यस आई लव यू। मैं किसी काम से नहीं आता था तुम्हारे घर, बस तुम्हारी एक झलक के लिए आ जाता था। जानता हूं ये सब कहने की ना जगह सही है ना ये वक्त, ना ये सारी बातें। शायद मेरा ये सब कहना सही नहीं है। बस कहते रहो, मैं सुनना चाहती हूँ। आरोही ने पहली बार जीवन में ऐसी बातें सुनी थी तो वे बेचारी खूंटे की गाय जैसी थी। उसे भी किसी को प्यार हो सकता था, वह जानती ही नहीं थी। आज पहली बार उसने जानवर से जिंदगी में खुद का लड़की होना महसूस किया था। और आज की ही नहीं है, जब महीनों पहले तुमको देखा था मैंने, तुम्हारे सारे घर वाले सजे धजे थे और तुमने सादे कपड़े पहने थे। चेहरे पर कोई नकलीपन नहीं था। तुम्हारी आंखें कितनी साफ नजर आ रही थी उस दिन। और वो जब तुम कुछ भी कहने से पहले जरा सा झिझकती थी तो वो तुम्हारा भोलापन बताता था। उफ, कैसे हटाऊं वो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के आगे से। मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे तुम यहां हो, मेरे सामने। आरोही दमन की प्यारी बातें सुनकर सहम तो रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। आरोही आईने के सामने जाकर खुद को निहारने लगती है। लग रहा है जैसे तुम यही हो और मैं तुम्हारा चेहरा सहला रहा हूं। हम दोनों की आंखें एक दूसरे के मन में झांकती रहती हैं और अब तुमने आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि मैं तुमको बस चूमने वाला हूं, एकदम एकदम करीब आकर। आरोही आईने के सामने बैठकर अपने होंठ देखती है। एकदम से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह घबराकर फोन रख देती है। वह बिस्तर पर जा गिरती है। दमन ने अभी अभी मुझसे जो भी कहा वो सब ठीक नहीं है, फिर भी मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझे खुशी क्यों हो रही है आरोही? माँ तो देख रही है ना मेरा जीवन मुझे क्या क्या दिखा रहा है। उस रात आरोही को बहुत अच्छी नींद आई। वह रात भर दमन के बारे में ही सोच रही थी। आखिरकार उसकी सादगी, साफ मन की पहचान किसी ने तो की। तभी उसे कल रात को दमन की वही बात फिर से याद आती है और वह सहम कर उठ बैठती है। 1 मिनट, कल दमन ने मुझे आई लव यू कहा, तो फिर रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? आखिर उस लड़की के भीतर क्या बात है? कोई तो दूसरी बात है। मैं इतनी जल्दी इन बातों से पिघल नहीं सकती। तभी आरोही के फोन पर दमन का मैसेज आता है। मेरे बारे में सोच रही हो? क्यों, मिलकर ही जान लो सब, जो कुछ भी जानना चाहो। मुझसे अकेले मिलने का अगर मन करे और तुमको ठीक लगे, अनकंफर्टेबल ना लगे, तो 2 बजे इस जगह आ जाना। मिलने का नाम सुनते ही आरोही ने घबराकर मैसेज डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, ये मिलना मिलाना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। भाई को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? नहीं नहीं। आरोही अपना काम धाम करने लगी। मेनका मंजरी की किटकिट आज भी शुरू थी, पर आरोही का पूरा ध्यान दमन पर था। मम्मी जी, ये जो रिजेक्ट चीजें होती है ना, उनका आप क्या करती हैं? फेंक देती हो, तोड़ मडोड़ कर, या फिर रद्दी के भाव कबाड़े में डाल देती हो।
पर घर में कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि मंजरी जिनको तो मैं फेंक भी ना सकूं, क्योंकि कबाड़ी वाला भी यही बोलेगा, माफ करना मैडम, मुझे ये रद्दी मंजूर नहीं। ओ मम्मी जी, यू आर सो फनी ना। क्यों आरोही, तुमको हंसी नहीं आई या जोक नहीं समझ आया? मंजरी खुन्नस में भरकर आरोही की कलाई को जोर से पकड़कर भींचने लगती है। तभी आरोही को दमन का मैसेज याद आता है और वह अपना फोन उठाती है। भाभी, मुझे जाना होगा, मैं लौटकर मेरा हाथ आपको थमाती हूँ, क्या आप तब मोड़ लेंगी? आरोही इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। उसकी बात सुन मंजरी हैरान होकर उसका हाथ छोड़ देती है। 2 बजने में अभी भी 20 मिनट थे। आरोही दौड़कर बाहर जाती है। ये चुईया एकदम से तितली कैसे बन गई? बिल से सीधा आसमान ही लपक ली। बिल से आसमान? मम्मी जी, यू आर सो फनी। अबे चुप, बात बेबात ही करती रहती है। ये कोई हंसने की बात थी? मेरी चमची बन पर अंधी मत बन कि सीरियस बात पर भी दांत फाड़कर खिकी करने लगे। मंजरी को मेनका की बात बुरी लगती है। वह रूम में आकर अपना जबड़ा सेट करती है। आहा, आउट! इस नकचड़ी सास के आगे तो नकली हंस हंसकर मेरी जुबड़ा ही दुख जाता है। ऊपर से इसकी चिड़चिड़ी ससुरी अपनी उस सौतीली का कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रही, उसकी खुन्नस भी मुझ पर ही उतारती रहती है। हाँ, अब अगर मैंने उस आरोही की जिंदगी नरक बनाने का रास्ता ना ढूंढा ना, तो ये ससुरी सास मेरी जिंदगी को तो पक्का डाल मिट्टी तेल आँच ही लगा देगी। अयो नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। आरोही हाफती हुई दमन के पते पर पहुंचती है, जो एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट था। ऐसे रेस्टोरेंट में तो आरोही पहली बार आई थी। दमन आरोही को देखता है। भागने से उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एकदम घर वाले कपड़े और घर की चप्पल ही पहनी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। सिट प्लीज। आरोही बैठ जाती है। वो सॉरी, मुझे कुर्सी निकालकर लड़कियों को बैठाने की आदत नहीं है। वो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि लड़कियां इतनी बोल्ड हैं कि खुद से सेटल डाउन हो सकती हैं, वो भी कहीं भी। हम लड़कों पर उनको क्यों डिपेंड होना? वेल, आपका क्या कहना है? दमन एकदम वही बात कर रहा था जो बरसों से आरोही के दिल के ताले में कहीं कैद थी। दमन टुकर टुकर आरोही को देख रहा था। उसकी नजर मिलने पर भी वह नजर नहीं घुमा रहा था। ये देख आरोही शर्मा जाती है। कितनी सिंपल हो यार तुम। जी कर रहा है कि तुम्हारा पूरा चेहरा पढ़ लो और बस पढ़ते जाओ, रुको ही नहीं। वेल, उसमें तो अभी टाइम है। तो मैडम बताइए, क्या खाएंगी आप? योर ऑर्डर प्लीज। वो ऑर्डर मैं कैसे दे सकती हूँ? मुझे ये सब समझ नहीं आता। ये अजीब अजीब नाम देखकर भी डर लगता है कि मंगाऊं कुछ खाने का और कहीं केकड़ा वेकड़ा पका कर ले आए। ना बाबा ना, तुम ही देख लो। केकड़ा? हाँ हाँ, तुम मस्त हो यार, इतना कम क्यों बोलती हो? और बोलो ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे ऑर्डर करना क्यों नहीं आता? तुम क्या बाहर नहीं जाती दोस्तों वगैरह के साथ आउटिंग पर? आउटिंग? दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय कहना की और मेरी माँ राधा की। और आउटिंग बस फैमिली में कहीं साथ ले गए तो, या फिर मंदिर। मेरी भक्ति ही मेरी सुखद मनोरंजन है और पॉकेट मनी इतनी ही मिलती है कि कॉलेज चली जाऊं। इन सब के शौक के मौके और साधन मेरे पास दोनों ही नहीं है। वाह रोही, बट रियली, आई मीन सीरियसली, नो आउटिंग, नो फ्रेंड्स, यानी नो अफेयर, कोई चक्कर भी नहीं? उफ, ओ चलो यानी मेरा चांस तो है अभी भी। क्या क्या मतलब? लीव इट। अच्छा ये बताओ, तुमको खाने में क्या पसंद है? आज हम तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, बताओ आप। आरोही ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। आरोही बेटा, आज खाने में तेरी पसंद का बना रही हूँ, आजा जल्दी। आज परसों बाद किसी ने मेरी पसंद का ख्याल किया है। हाँ दमन, मैं तो इतने सालों में भूल ही गई थी कि मुझे क्या पसंद है। बस खाना बनाती गई, सबके लिए बनाती गई, पर मुझे क्या पसंद है वो तो मैं रसोई के झोंके के धुएं में ही भूल गई। मेरी नाक ने कब से अपनी पसंद का खाना महसूस नहीं किया। बस सारे दिन जीरे लहसुन प्याज में ही गुम हो गई यार मैं कहीं। हाँ यार दमन, मैं तो कहीं गुम ही हो गई। आरोही की आंखें नम थी। दमन उसके हाथ को थामता है। मैं हूं ना तुम्हें ढूंढने को, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उस वाले आरोही को। रो नहीं, मैं हूं। दमन आरोही का हाथ थामता है और उसे जले हुए में दर्द होता है। इश। आई एम सॉरी, ये चोट ये जीजी ने किया ना। कब समझेंगी वो कि दर्द देने से नहीं, बांटने से कम होता है। उनकी ओर से आई एम सो सॉरी आरोही। आरोही मुस्कुराती है और खाना मंगाते हैं। दोनों खाना खाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। आरोही दमन के होठों पर लगे खाने को भी साफ करती है और दोनों अपनी आंखों में कहीं खो जाते हैं। शादी के लिए क्यों मना किया था? अगर प्यार था तो अभी तक तुमने बताया नहीं। बताऊंगा, पर बदले में मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। मंजूर? वो भी अपने पैसे की। आरोही हंस देती है। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला?
कि मुझे तुमसे शादी करनी आरोही। ये तो फैसला दो लोगों का होता है, और जितना मैं तुमको जानता हूँ तुम तो कभी अपने मन की बात कहोगी नहीं, तो बस मना कर दिया। और मैं कॉल ना करती तो इंतजार करता, नहीं तो रहने देता, पर कभी दबाव नहीं डालता। अब तुम मिल गई तो अपनी बात कह दी, अब तुम मना भी करो तो कोई मलाल नहीं है। आरोही ये सुनते ही फूट फूट कर रोती है। दमन उसे संभालता है। ओह, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। आज तक मेरे मन का ख्याल किसी ने नहीं किया था दमन। मुझसे शादी करोगी प्लीज? मुझसे शादी करोगी दमन? दमन आरोही का प्रपोजल सुनकर हवा में था। जिस लड़की को उसने प्यार किया वह उससे पूछ रही है, वो भी सीधे शादी के लिए। नहीं आरोही, मैं नहीं करूंगा। और ये कहकर दमन वहां से उठकर चल देता है। आरोही यह जान हैरान थी। वह सुन होकर वहीं घंटों बैठी रहती है। यह कोई लुक्का छुपी तो थी नहीं कि हर बार दमन आरोही को पकड़कर धप्पा कर दे। आखिर दमन के मन में चल क्या रहा था? 2 दिन तक आरोही और दमन की कोई बात नहीं हुई, मगर आरोही के मन में वही बात खाई जा रही थी। और फिर एक दिन आरोही दमन से मिलने निकलती है, जिसे जाता देख मेनका टीना और नारायण को बोलती है, आजकल तुम्हारी बिटिया का कुछ ज्यादा ही बाहर आना जाना नहीं लग रहा। जवान लड़की है, जी लेने दो थोड़ा उसे, क्यों हमेशा बेचारी के पीछे ही पड़ी रहती हो। हा, बोला गूंगा, आज तो बोला। गूंगे के साथ साथ तुम अंधे भी हो चुके हो नारायण। तुमको जो दिखाई नहीं देता ना कि मुझे तो एक माँ की तरह परवाह है उस बच्ची की। मैंने क्या टीना और आरोही में कोई फर्क किया है? मैं कोई हिप्पी हूँ जो तुम सब मुझे ही ताना देते रहते हो? हे राम, देख रहा है ना तू, एक औरत को सब बनाना, बस एक सौतेली माँ कभी ना बनाना, वरना उसके घर वाले उसे विलन बना देते हैं, विलन। मेरी ही जिंदगी खराब करने को जन्म लिया आरोही ने तो। मेनका को जरा सा कुछ बोल दो तो उसका हर बार यही ड्रामा रहता था। ये देख नारायण भी मुंह नीचे करके चुपचाप अखबार पढ़ने लगा था। जा जी, तुम डरते हो मम्मा से? कुछ भी कहो, अपनी बातों में जीत तो जाती ही है ये हिप्पी। बिटिया दिखती ही हिप्पी है, अंदर से तो जंगली हिप्पो है तेरी माँ। दोनों बाप बेटी ताली मारते हैं कि तभी आरोही अंदर आती है और नारायण और टीना को ऐसे हंसता देख मुस्कुराती है। मुझे तो याद भी नहीं कि बाबा ने आखिरी बार कब मुझसे यूं हंसी मजाक किया था। कितना खुश रहती है टीना इनके साथ। और मैं, जब से टीना घर में हुई थी, बेचारी छोटी सी आरोही चाहकर भी अपने बाबा के करीब नहीं जा सकती थी। पापा पापा, माँ की कहानियां सुनाओ ना। नारायण प्यारी आरोही को जैसे ही अपने करीब बिठाता, तभी टीना दौड़ती हुई आती और आरोही पर हाथ चलाती। उठ उठ गंदी लड़की, मेरी डैडी के पास से उठ उठ जा। टीना बेटा, ये तेरी दीदी है, आजा तू मेरे पास आ, हम सब मिलकर बड़ी माँ की कहानियाँ सुनेंगे। ए जी, ये क्या गलत सलत सिखा रहे हो मो की बेटी को? ये लड़की इस घर का हिस्सा है, पर टीना की कुछ ना लगती, और ना ही तुम्हारी पुरानी बीवी। और हाँ, अगर इतना ही रिश्ता बनाने का शौक है तो मैं और मेरी टीना चले जाते हैं यहाँ से। तुम रहो अपनी औलाद के साथ यहाँ। बेटे को तो बोर्डिंग में निकाल ही दिया है, अब इस कर्मजली को भी ठिकाने लगाते रहना फिर। हाँ। नारायण को आरोही और टीना में चुनना तो था, उसने अपना नया परिवार चुना। वक्त के साथ नारायण आरोही एक दूसरे से बहुत दूर होते गए और एकदम वैसे बाप बेटी बन गए जैसा अक्सर घरों में देखने को मिलता था, गुमसुम चुपचाप से। आरोही की आंखें छलकती हैं। वो, मैं अपना फोन भूल गई थी, लेकर जाती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। आरोही वहां से निकलकर दमन के पास जाती है और सीधे उसके सीने पर चोट करने लगती है। अरे अरे, एक सीधी सी लड़की आज अचानक जंगली बिल्ली की तरह मुझे क्यों नोच रही है? मैं कोई खम्बा नहीं हूँ मैडम, तो बताओ क्या हुआ? आखिर मुझसे चाहती क्या हो तुम? जब शादी करनी ही नहीं थी तो क्यों मेरे घर आए? क्यों फोन पर मुझे वो सब बताया? क्यों मिलने को बुलाकर मुझसे मेरी पसंद पूछी? क्यों अपने हाथों से खाना परोसा? क्यों क्यों क्यों? मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था ना मेरी जिंदगी में, फिर क्यों आए? मैं तो ठीक थी सबकी पसंद का ध्यान रखने में, मैं ठीक थी खुद का खाना खुद परोसने में, मैं ठीक थी ना? तो फिर क्या मजा आ रहा है तुमको? बोलो दमन, बोलो, क्यों कभी हाँ कभी ना का खेल खेल रही हो? तुम जाना चाहती हो? तुम जाना चाहती हो ना? तो सुनो, हाँ मैं प्यार करता हूं तुमसे, रहना चाहता हूं तुम संग, मगर ये जानकर तुम मुझसे हाँ कहो, ये मुझे नहीं चाहिए। प्यार कोई कंपटीशन तो होता नहीं कि मैं करूं तो तुम भी हाँ कर दो। ये तो एक एहसास है आरोही, अगर ये एहसास सिर्फ मेरे अंदर ही रहे और तुम बिन एहसासों की मुझसे बंध गई तो ये जीवन की गाड़ी तुम्हारे समझौते की डोर से बंध कर आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। ये कारण है।
कितनी गहरी बात कर दी थी दमन ने। आरोही मुंह खोले बस उसे सुनती चली गई। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनाओ नहीं, बल्कि दुआओं में कबूल करो। तुम मुझे हाँ कहने की बजाय तुम मुझे चाहो। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे रिश्ते में बंधूं जहां मैं तो प्यार करूं ही, मेरी बीवी के अंदर भी मुझ जैसी ही चाहत हो, वरना मैं अकेला ही कितना प्यार खर्च कर सकूंगा तुम पर। डर लगता है मुझे, हाँ रोही, डर लगता है मुझे कि जिस दिन मैं अगर अपना सारा प्यार खर्च कर डालूं और इश्क के बाजार में एकदम कंगाल हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए आगे कुछ नहीं कर सकूंगा। इसलिए मुझे नहीं करनी है शादी। जाओ, चली जाओ आरोही, मत सोचो मेरे बारे में, चली जाओ। दमन पलटकर जाने लगता है। दमन रुको, कुछ कहना है तुमसे। आई लव यू दमन। हाँ, अपना रही तुमको, अपना हाल दिल बता रही हूँ। आई लव यू। दमन को उम्मीद नहीं थी आरोही के कबूलनामे की। आरोही दौड़कर दमन के सीने से लगती है, आंसुओं से उसकी शर्ट भिगो देती है और फिर हाथों से उसका चेहरा थामते हुए उसका माथा, गाल, आंखें सब चूम लेती है। आई लव यू दमन। तुम मुझे कितना चाहते हो ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मुझे मेरी कीमत बता दी है। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं इंसान हूँ, एक लड़की हूँ, और हाँ, सुंदर भी हूँ। थैंक यू दमन। आरोही घुटनों के बल बैठती है और जमीन से घास तोड़कर एक अंगूठी बनाती है। विल यू मैरी मी दमन? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दुनिया में जब तक इश्क शब्द जिंदा है, हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। इस प्यार के बाजार में तुम कंगाल नहीं बल्कि सबसे रईस होंगे। आरोही को पाकर दमन की आंखें छलक जाती हैं और वह उसके हाथ से अंगूठी पहनकर उसे गले लगा लेता है। आई लव यू टू माई लव, एंड यस, अब हम करेंगे शादी। मैं अभी ऐलान कर देता हूँ। मंजरी रसोई में खड़ी होकर तेल में छौंका लगा रही थी। मम्मी जी, हम बनी नौकरानी और वो रानी बनाए बाहर अपनी प्रेम कहानी। ये कुछ ज्यादा नहीं खुल रही है आजकल? तभी मंजरी का फोन बजता है। अरे भाई, तू तो घर था ना, तो फोन कैसे? खंबे पर चढ़कर कर रहा हूँ ना, टावर पर बैठा हूँ जियो के। क्या है आरजी जी, तू कैसी बातें करती है? घर पर रहने वाले फोन नहीं करते क्या? अब खबर सुन, मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी आरोही से। ये सुनते ही मसालों की कढ़ाई में मंजरी का फोन भी गिर जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कुकर की सीटी फोन के दमन के कानों में जाती है। आउच! क्या हुआ? लगता है तुम संग शादी खबर सुनकर जीजी की तो सीटी बज गई है। दमन, तुम भी ना, वो बहन है तुम्हारी। हैव सम रिस्पेक्ट। ओ कम ऑन, भाई बहनों के बीच ये रिस्पेक्ट जैसी चीज होती है क्या? हम तो जब तक एक दूसरे को सुना सुना कर जलील ना कर दे, तब तक भाई बहन जैसी फील ही नहीं आती। तुम तो बहुत सीधी रह गई रे। चलो अब घर चलो। शाम होती है। दमन शादी की बात घर पर बताता है। सब खुश थे, बस मेनका और मंजरी को छोड़कर। तभी मंजरी के दिमाग में खुराफात आती है और वो मेनका को फुसफुसाती है। हाय हाय, मेरे को तो शायद चक्कर आ रहे हैं। आरोही बेटा, शायद तुझे ब्याता देख लग रहा है कि देख तो, तेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है। छोटी सी थी जब मैं आई थी, निक्कर पहनकर घूमती थी घर में दमन, छोटे से निक्कर, बहती नाक के साथ। गौरव बेटा, मैं चाहती हूँ कोई और अड़चन आए, मुझे कुछ हो, इनकी शादी फटाफट करा देते हैं। क्या? पर जल्दी क्यों माँ? आरोही माँ एकदम सही कह रही है, और दमन इससे पहले फैसला बदले, मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और पंडित जी के हिसाब से मेरे पास तारीख भी है। कल सगाई, परसों शादी, चट मंगनी, पट से ब्याह। ये फेंका मैंने पासा। पट ब्याह का तो पता नहीं, पर पट से हेडशॉट तो लगा है मेरी ननद बाई को। मगर कल क्यों? कल मेरी डिग्री के आखिरी एग्जाम्स है। कल नहीं भैया। अगर कल नहीं तो फिर 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। सोच लो गौरव, और परीक्षाएं तो दूसरे सत्र में भी दी जा सकती हैं, सब जानती हूँ मैं। आरोही पर दबाव बनाकर सब उसे हाँ करा लेते हैं और सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंजरी आरोही को फंसाकर बहुत खुश थी। अब देखती हुई लड़की करियर चुनेगी या प्यार। मेरा बस चलो तो इसे भड़काकर घर से ही भगवा दूं। मेरे तो कानों में वो वाला साउंड ट्रैक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, अभी से बज रहा है। जिंदगी के मसाले के लिए बेचारे मेरे भाई की कुर्बानी तो मुझे देनी ही पड़ेगी। मंजरी आरोही के बगल से गुजरते हुए गुनगुनाती हुई जा रही थी। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस शहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अब अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार,
मेरा इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। नहीं, मैं तो बस यूं ही गुनगुना रही थी। आरोही के अंदर अलग ही बेचैनी चल रही थी। रात में वह दमन को कॉल करती है और उसे समझाने की एक कोशिश करती है, मगर दमन फोन नहीं उठा रहा था। आरोही परेशान होकर इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रही थी। माँ, तू मुझसे नाराज है क्या, जो आजकल मेरी आह पर भी मुझसे मिलने नहीं आती, मुझे रास्ता भी नहीं दिखाती? मैं क्या करूं बता? एक तरफ मेरा सपना है और दूसरी ओर मेरा प्यार। बता ना, मैं किसको चुनूं? अपनी मन को चुन। कहा था ना मैंने, मन के रास्ते को चुनना जब भी चुनना। आरोही समझ गई थी कि उसे अब क्या करना है। अगले दिन आरोही की सगाई थी। दमन अपनी माँ रंभा और बाबा गिरधर के साथ आता है और सब लोग तैयार होकर मेहमानों को कंफर्टेबल कराते हैं। मैं छोटी को लेकर आती हूँ गौरव। मंजरी इठलाती हुई कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे में कोई होगा तब ना लेकर आऊंगी, मैं तो जानती हूँ एक फिल्म तो अभी बनने वाली है। मजा भी आ जाएगा। वह दरवाजा खटखटाती है। आरोही, छुटकी, आजा, देख तेरा दूल्हा आया है। अरे कुछ जवाब भी नहीं दे रही। मैं अंदर जाती हूँ। दरवाजा खुला था और मंजरी जैसी ही आरोही के कमरे का दरवाजा खोलती है, देखते हैं अंदर कोई भी नहीं था। बस बिस्तर पर एक कागज पड़ा था। मंजरी को तो इस तमाशे की सख्त दरकार थी। हाय राम, सत्यानाश! मंजरी की चीख सुनते ही सब परिवार वाले हिल जाते हैं। तभी उसकी माँ रंभा मंजरी के पास आती है। क्या हुआ बिटिया, तू चीखी क्यों? अरे सत्यानाश हो गया माँ, मेरी ननद भाग गई। अब मेरे भाई का क्या होगा? वो तो आधा विधवा कहलाएगा ना। करमजली नास पीटी भाग ही गई ना आखिर में। तभी घर के दरवाजे से सुंदर सगाई के जोड़े में तैयार आरोही अंदर घुसती है। भाभी! आरोही की आवाज सुनते ही मंजरी की आंखें फट जाती हैं। आखिर यह भी हुआ क्या था? क्या आरोही ने दमन को चुना? अगर चुना तो क्या उसकी जिंदगी गुलशन होगी या कांटे अब भी चुनने बाकी हैं? जानने के लिए देखते रहिए मायका एक कैद, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाभी, कौन भाग गया भाभी? और आप सब इतने हैरान क्यों हैं? मंजरी को उम्मीद नहीं थी कि आरोही सगाई के लिए राजी होगी। वह उसे घूर कर देखती है और जाकर उसका हाथ भींचती है। क्यूरी, तू तो घर छोड़कर चली गई थी ना, तो यहाँ कैसे आई? और बाहर से अंदर क्यों आ रही है फिर? घर छोड़कर? मैं? पर कब? आप क्या बोल रही हैं भाभी? भैया, मुझे बहुत घुटन हो रही थी। एकदम से आज पराया पराया लगने लगा। कल ये मायका मुझसे छूट जाएगा। मुझे आपकी बहुत याद आएगी भैया। मुझे ना ब्याओ भैया, मैं रह लूंगी यहीं। पर अब तो सोचकर ही डर लगता है कि एक दिन आँख खुलेगी और आप खुद ही के घर में नहीं होंगे। ये दीवारें बदल जाएंगी, उस घर के लोग बदल जाएंगे। हमको पराया क्यों बोला जाता है भैया? अगर मैंने और आपने एक ही कोख से जन्म लिया है तो फिर सिर्फ लड़की को पराया क्यों बोला जाता है? बाबा, आप तो जवाब दो। मुझे ना ब्याहो, ना ब्याहो। आप सब बैठिए, मेरी छुटकी इमोशनल हो गई है। गौरव आरोही को सीने से लगाकर सहलाता है और दमन के बाजू में बिठा देता है। आरोही, सही कहा तुमने। तुम क्यों पराई होगी? माँ, बाबा, आरोही नहीं होगी पराई। आप मुझे पराया कर दीजिए। आज से आरोही आपकी बेटी होगी और मैं इनका बेटा। तुम नहीं ब्याही जाओगी आरोही, मैं तुमसे ब्याह जाऊंगा। तुम मेरी बीवी नहीं कहलाओगी, मैं तुम्हारा पति कहलाऊंगा। आरोही दमन की आंखों की सच्चाई को अपने मन में उतार लेती है। एक कैद में रहने वाली चिड़िया आजाद होने को थी। दमन का साथ पाकर अब वह सगाई के लिए खुशी खुशी राजी थी। मगर मंजरी और मेनका कहाँ ही रुकने वाले थे। आरोही और दमन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और सब खुशी से तालियां बजाते हैं। मंजरी आरोही के कमरे में जाती है और बिस्तर पर पड़े उस लेटर को देखती है। तभी, भाभी, सही सोचा आपने। मैं भागने वाली थी। अब इस कैद में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक लड़की अपने परिवार के बाद जिस चीज का सपना देखती है वो होता है खुद का नाम बनाना। पर मेरी किस्मत में मेरा करियर और परिवार एक ही दिन पर आना था। माँ ने कहा था कि कभी उलझन में हो तो मन के रास्ते पर चलना, और मैंने दमन को फोन किया। हाँ जी, कल रात आरोही ने फोन कर मुझे सब बताया, पर मैं उसे पाबंद करने की कहाँ ही औकात रखता हूँ। मैंने उसे करियर चुनने को कहा, पर देखो, बावजूद इसके उसने मुझे चुना। सच आरोही, आज तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार और भी बढ़ गया है। आरोही का त्याग देखकर मंजरी की भी आंखें नम हो गई थी। वे आरोही के सामने जाकर उससे माफी मांगती है। मेरे भाई के मान के लिए तूने ये सब किया और मैं तुझे हमेशा दर्द ही देती रही। मुझे माफ कर दे छोटी, मुझे माफ कर दे। मंजरी को रोता देख आरोही उसे गले लगा लेती है। गौरव ये देख मुस्कुराता है। आरोही और दमन गौरव संग बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही मंजरी के आंसू शैतानी मुस्कुराहट में बदल जाते हैं।
मम्मी जी देखी मेरी एक्टिंग, ये सोचती है कि अपनी चालबाजियों से मुझे नीचा दिखा देगी। ना 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 ना, इसे पता नहीं मैं मंजरी हूँ, मंजरी। याले, मेरा तो एक बार को कलेजा ही बैठ गयो थो कि मेरी बहू रानी में जे कौन सी देवी घुस गई जो शेरनी से मेवना माफिक में आने लगी। मिम 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 मिम। अगला दिन शादी का होता है। आरोही ने अपनी माँ राधा का शादी का जोड़ा निकाला और उस सीने से लगाकर खूब रोई। तभी राधा का हाथ आकर उसे सहलाने लगता है। इतनी बड़ी हो गई मेरी गुड़िया, दिखा तो कैसी लगेगी दुल्हन बनकर। और राधा खुद उसे अपने हाथों से तैयार करने लगती है। खूब सुंदर सजाती है राधा अपनी बेटी को। एकदम चांद लग रही है मेरी आरोही, बस इसे किसी की नजर ना लगे। जिस भी आंगन में जाए बस वहां अपने संस्कार महकाती चलना। खुशबू तेरे तन से नहीं मन से निकलनी चाहिए मेरी गुड़िया। राधा आरोही का सर चूमकर पलटकर जाने लगती है, पर तभी आरोही उसका हाथ थाम लेती है। माँ ना जा, आज की रात ठहर जा माँ मेरे पास। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे अकेला करके मत जा माँ। मैं तो कब की जा चुकी हूँ, एक तू ही है जो मुझे हर बार रोक लेती है। जाने देना बेटू, मुझे जाने दे। देख तेरा दूल्हा भी आ चुका है। आया है तो इंतजार कर लेगा, पर मैं तुमको आज नहीं जाने दूंगी। मेरा कन्यादान कौन करेगा, तुम नहीं होंगी तो। तेरी नई माँ है ना। माँ माँ ऐसा मत करो ना। कोई क्या तुम्हारी जगह ले सकता है? क्या अपनी कोख में तुम किसी और को मेरी जगह दे सकती थी? नहीं ना, तो फिर लोग माँ की जगह दूसरी माँ को जगह देने की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं माँ नहीं, तुम आज मेरे साथ रुकोगी प्लीज। प्लीज माँ। आरोही अपनी माँ को कसकर पकड़ती है और जाने नहीं देती। वह बिलख रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। माँ बेटी का यह प्यार देख पत्थर भी पिघलकर मोम बन सकता था। मगर उधर मंजरी मेनका सजी धजी अलग ही मजे ले रही थी। मंजरी मेनका आरोही को खिड़की से ये सब बोलता देख हंस रही थी। देखो तो या को तो दिमाग फिर गयो लगता है। जी तो जैकपॉट मिल गया मम्मी जी। मंजरी जाती है और दूल्हे राजा दमन को हाथ पकड़कर ले आती है। क्या है जीजी, ऐसा क्या दिखा रही हो? कहीं आग वाग लगी है क्या? जीजी बोल तो। तेरे जीवन में आग न लगी उससे बचा रही हूँ। देख कमरे के अंदर। और दमन आरोही के कमरे के अंदर झांकता है तो देखता है कमरे में सिर्फ आरोही है, जो कि हवा में बात कर रही है। कभी हवा में किसी को पकड़ने का एक्शन कर रही है तो कभी हवा में ही बात करके रोती जा रही है। ये देख दमन को कुछ समझ नहीं आता और फिर मेनका चलती है अपनी शकुनी चाल। अब बेटा माना कि हम बेटी के माँ बाप हैं, मगर तुम भी हमारे कुछ तो लगते हो। हमारी बहू के लाडले भाई हो। अब ऐसे में तुमको धोखे में कैसे रखें? यही हाल है इस आरोही का तो। समझा समझा कर थक गई कि बिटिया पूरी उम्र पड़ी है ये सब पागलपन छोड़ दे। कहे तो तेरा इलाज बड़े अस्पताल में करा दे। वो क्या होता है, मेंटल हॉस्पिटल में। शी मीन्स मेंटल हॉस्पिटल। हाँ हाँ, शेम टू शेम। पर इसको तो फितूर है कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अब बता भला, बिना इलाज के क्या ठीक हो जाएगी का ये? बचपन से ही से ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। क्या बताऊं बेटा, मैं तो ममता की मारी हूँ। सख्त भी तो नहीं हो सकती इसके साथ, जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरी बच्चा के साथ, पर तरस बहुत आता है। मैं भी इसकी ये हरकतें देखकर हैरान थी भाई। फिर मम्मी जी ने बताया कि आरोही को ऐसे दौरे अक्सर ही पड़ते हैं, शायद कोई प्रीत का साया हो या फिर। ये सुनकर दमन मंजरी को घूर कर देखता है। वो मम्मी जी आगे का किस्सा बताएंगी। मम्मी जी वो वाला बताओ तो। एक बार की बात है बेटा, कुछ साल पहले यही हमारी प्यारी आरोही अपने कमरे में सो रही थी आराम से, और बाहर कुछ गेस्ट वगैरह आ रखे थे। मैं इनके साथ उनके जलपान में लगी थी कि तभी अचानक आरोही के कमरे से चीखने की आवाजें आई, और फिर जो हुआ तो उसे बताकर तो मुझे शर्म आन पड़ती है। बस अब रहने दीजिए। ना ना बेटा, शर्म की बात हुई तो क्या, सच तो आखिर सच ही होता है। तो आगे सुन। अचानक ही आरोही के कमरे का गेट खुला। धमक करके वो चीखते हुए कमरे से बाहर आ गई, वो भी आधे अधूरे कपड़ों में। वो क्या होता है अब, बिकनिया, अरे बिक नहीं थी, बस राम 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 राम। और पता है तब भी ये 15 बरस की थी। अब जवान छोरी बिकनिया में यूं अचानक निकले तो मेहमान का क्या होगा? बेचारे शर्मा गए होंगे ना वो तो। अजी कहाँ, सब ससुरे आंख सेक रहे थे। मॉडल की तरह पोज जो दे रही थी हमारी मॉडर्न बिटिया। सच उस दिन तो टीना के डैडी एकदम पानी पानी हो गए थे। देखो तो अभी कैसे बार बार अपनी चुनरी सेट करके हटा रही है। देख देख मंजरी, पता नहीं क्या होगा इसका। ओह, माँ का दिल तो माँ ही जानता है। कितनी चिंता है इसकी,
पर बेटा तू त्याग मत कर, तू अब सच भी जानता है। मेनका मंजरी अपना पासा फेंक चुकी थी, बल्कि 2 छक्के अंकों के साथ वो वहां से चली जाती हैं। पर दमन पुतले की तरह बस एकटक आरोही को देखता रहा। उसके चेहरे की हवाइयां एकदम उड़ी हुई थी। तभी वह सीधे आरोही के कमरे का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर आते ही राधा भी हवा हो जाती है। माँ, तू चली गई ना? आरोही ये सब? दमन, माँ चली गई, वो आज भी नहीं रुकी। आरोही एकदम मंजरी और मेनका के बताए मुताबिक ही बर्ताव कर रही है। वे आरोही को घूर कर देखता है और गुस्से से उसकी कलाई थाम कर उसे जोर कर खींच कर बाहर ले जाने लगता है। दमन, मुझे दुख रहा है, तुम ऐसे क्यों खींच रहे हो? सब ठीक तो है ना दमन? पर दमन एक शब्द नहीं बोलता, उसे खींचकर भरी महफिल में लाकर खड़ा कर देता है। गौरव और नारायण ये देख हेप कर रह गए थे। तभी जलती आग में एक चम्मच घी का काम करते हुए मंजरी बोलती है, गौरव पापा जी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं आपकी आरोही ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? ओ माय गॉड, ओ सिट, लगता है अब तो पगड़ी कदमों में रखवा कर ही मानेगी ये। तभी दमन मंडप की ओर देखता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये लड़की बिना तैयार होने में इतना समय लगाती है। तुम पागल वागल हो क्या? इतना समय लगा दिया बाहर आने में। अब चलो जल्दी फेरे लेकर मेरी हो जाओ हमेशा के लिए। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और दमन आरोही फेरे लेने लगते हैं। आरोही के चेहरे पर संतोष के क्षण थे, पर मेनका और मंजरी का तो मुंह ही उतर गया था। अरे मंजरी, ई ससुर तेरे भाई दमन ने कोई रोमियो का झूठा फूटा खाया है क्या? जो ये ससुरा भड़कने में ही नहीं आ रहा। अब तो अगर मैं होती तो कोई मुझे तेरी 4 बुराई कर देता तो भड़क कर शोला से आग कब बन जाती पता ना चलता। पर इसको देख, कमबख्त फेरे ले रहा है, बुड़बक कहीं का। मंजरी दमन को घूर कर देखती है, बदले में दमन भी उसे घूर कर देखता है। तुम दोनों क्या करना चाह रही थी मुझे सब समझ में आता है जीजी। आरोही से शादी करके इसकी जिंदगी तो मैं बदल कर ही रहूंगा। और दमन फेरे लेकर आरोही की मांग भरता हुआ कहता है, वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा आरोही। तुम्हारी हर बात पर मुझे एतबार है दमन। और फिर आखिरकार वही घड़ी आती है जब आरोही की उसके मायके से विदाई होती है। अगर आरोही की माँ होती तो उसके फेंके चावल समेट लेती, मगर सौतीली मेनका वो तो फेरे होते जाकर सोफे पर फैल कर लेट जाती है। राधा, नहीं जानता हूँ, मगर मैं तो हूँ ही ना बिटिया। ये घर तेरा हमेशा रहेगा। इसकी छाप इन दीवारों पर छोड़ जा। और नारायण लाल रंग से आरोही के हाथों की छाप घर के बाहर लगवा देता है। तभी उसे राधा भी नजर आई। वह भी हाथ रंग कर आरोही के एकदम बाजू में अपनी छाप लगाती है। आरोही इमोशनल होकर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। आज मैं भी तुझ संग इस घर से विदा ले लूंगी। जब तू नहीं तो मेरा इस घर में क्या काम? मेरी जगह तो वही है जहाँ मेरी आरोही है। माँ, मेरी माँ। बेचारी बिन माँ की बच्ची है ना, तो रोना तो आएगा ही। हाँ सच में भाई जी, लोग कहते हैं भूकंप बड़ा सुनामी बड़ी, पर एक बेटी के लिए सबसे बड़ी प्रलय तो ये विदाई होती है। एक पल में बेचारी का संसार उथल पुथल हो जावे है। माँ बाप बदल जावे हैं, घर बदल जावे है। विदाई का समय बेटी और माँ बाप तीनों की छाती छिल देता है। भाई का फर्ज निभाते हुए गौरव आरोही को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और आरोही अपने मायके से विदा होती है। तुझे क्या लग रहा है तू स्वर्ग में जा रही है? तेरी जिंदगी नरक करने के लिए तो मैं भी वहां अपना असर दिखा ही दूंगी। आरोही की सुबकियां भी शांत नहीं हुई थी कि मंजरी का शातिर दिमाग पहले ही कुछ सोच कर बैठा था। क्या आरोही की जिंदगी मायके की कैद से निकलकर सांस ले पाएगी, या फिर ये टॉर्चर अभी और बाकी है? आरोही गाड़ी में बैठ विदा हो रही थी कि तभी वह गाड़ी से उतरकर दौड़कर अपने बाबा की सीने से लगती है। मेरी फूल सी बच्ची, मेरी बिटिया का ध्यान रखना दामाद जी। मेरी बेटी से अगर कोई भूल चूक हो भी जाए तो उसे नादानी समझकर माफ कर देना, लेकिन इसे कभी रुलाना नहीं। मेरी इतनी सी अर्ज है आपसे। रोक लो पापा, मुझे रोक लो। मैं नहीं जाना चाहती ससुरा, मुझे रोक लो। जाना तो होगा ही बिटिया, अब वही तेरा घर होगा। जाकर गाड़ी में बैठ जा। एक बाप बेटी का संवाद वहां खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। देखा कमरा, जब भी किसी बिटिया की विदाई होती है तो बाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हाथ जोड़कर यही विनती करता है कि मेरी बिटिया का ध्यान रखना। मुझे तो अपनी विदाई याद आ गई। मैं तेरे बाहों के झूले में पली बड़ी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। ईश्वर बेचारी आरोही को वो सब खुशियां दे जो इस घर में नहीं मिली कमला। दमन आरोही को कार में बिठाकर चला जाता है। अब ये आंगन वीरान सा लग रहा था। एक चिड़िया उड़कर जा रही थी अपने ससुराल को। आरोही दमन के सीने से लगकर फबक फबक कर रोती है
और वह ससुराल पहुंचती है, जहां दरवाजे पर उसकी सास रंभा उसका बड़ी ही प्यार से स्वागत करती है। बहू, तुम अभी दूसरे कमरे में सुस्ता लेना, हम तुम्हारे कमरे को सुंदर सजा रहे हैं। जी माँ जी। माँ जी नहीं, हमारे यहाँ सास को अम्मा बुलाते हैं। अब बताओ, भला अगर सास को भी माँ जी बुलाने लगे तो फर्क कैसे समझ आएगा? मतलब सास तो सास होती है ना बिटिया, वो कभी माँ थोड़ी ना बन सकती है। बड़ी भोली है री तू। आरोही को रंभा की बात से कुछ ठीक नहीं लगता, पर मायके से तो सब ठीक ही होगा। आरोही कमरे में चली जाती है, दमन भी बाकी कामों में लग जाता है। कुछ देर बाद रंभा आकर आरोही को दूध का ग्लास देती है। ये लो और रंगारंग कार्यक्रम आरंभ करो। आरोही को सास के ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, पर वह इन सब पर ध्यान नहीं देती। तू तमन के लिए यहाँ है आरोही, सिर्फ तमन पर फोकस कर। आरोही घूंघट लगाकर गिलास को थामे थामे छनछनाती पायलों के शोर को आगे बढ़ाते हुए चल रही थी, और वह दरवाजा खोलती है, मगर आरोही जो अंदर देखती है उसे उस नजारे की कल्पना तक नहीं थी। आरोही की आंखें फट जाती हैं और उसके हाथ से दूध का ग्लास फर्श पर गिरता है। तमन, दमन। मंजरी बहुत चहक रही थी। तुमको आरोही के जाने से बिल्कुल भी सूना नहीं लग रहा क्या? मेरी छोटी बिना घर घर जैसा नहीं लगेगा मंजरी, नहीं लगेगा। अरे स्वीट हार्ट, उदास तो हूँ पर खुश भी हूँ। आखिर वो मेरी भाभी जो बनकर गई है। जानते हो मेरे घर वाले आरोही को खास ट्रीटमेंट देंगे, एकदम खास, तुम फिक्र मत करो। मंजरी गौरव के करीब जाकर उसे बिस्तर पर लेटा देती है, और जब उसका ध्यान भटकता है तो सबसे पहले गौरव के फोन से आरोही के नंबर ब्लॉक कर देती है। अब ना रहेगा फोन आने का जरिया, ना ही वो कर पाएगी भैया भैया। पर मेरा भाई जरूर तुझे कराएगा ताता थैया। आरोही, आखिर मंजरी ने ऐसी कौन सी चाल चली थी जो वह इतनी खुश लग रही थी? आइए देखते हैं आगे। आरोही देखती है तो सुहाग की सेज पर दमन 2 अंग्रेज लड़कियों के साथ बिस्तर में रंगीला सजीला बनकर लेटा था। दमन, ये क्या है? ओह, तुम आ गए स्वीट हार्ट। ये तो मेरी दोस्त है। मीट सूजी, मीट मारिया। से हाय टू माय वाइफ आरोही। पर दमन, तुम ऐसे दोस्तों को अपने बिस्तर तक? ओ कम ऑन हनी, दे आर माय रशियन गर्लफ्रेंड्स। और गर्लफ्रेंड्स को बिस्तर में नहीं लेकर आऊंगा तो क्या मंदिर में लेकर आऊंगा? कम ऑन यार, तुम भी बहन जी की बहन जी ही रहने वाली हो। और दमन आरोही के सामने ही उन लड़कियों को चूमने लगता है। Charming baby, who is she? And इसने इतना कपड़ा क्यों पहना है? Don't you feel hot, darlings? Babies, she is not like you. She is very cheap girl. You focus only me. दमन, मगर तुम्हारी मुझसे आज शादी हुई है। पर आज इनके साथ सुहागरात मनाने दो ना बेबी, कल मैं तुम्हारे साथ भी मना लूंगा। तुम उदास मत हो। अच्छा चलो, तुम यही सोफे पर बैठ सकती हो, चाहो तो तुम्हारे सामने। दमन, छी। और आरोही चिल्लाकर कमरे का दरवाजा पटकती हुई भाग जाती है। शर्मा गई बेचारी, इंडियन लड़कियां भी ना। चलो हनी, यू कंटिन्यू, मेक मी लव बेब्स। दमन को आरोही की कोई भी परवाह नहीं थी, अपनी रंगरलियों में फिर से मस्त हो जाता है। आरोही उसके कमरे से बाहर जैसे ही खड़ी रहती है, वहां उसकी सास रंभा खड़ी थी जो उसे देख गुर्रा रही थी। ये कोई तरीका है नहीं बहू, हाँ यही शोर मचाने का? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? अम्मा, वो दमन, अंदर 2 लड़कियां भी हैं उसके साथ। हाँ तो क्या हुआ? एक दिन मेरा बेटा अगर मजा कर भी लेगा तो क्या होगा? तू जैसी पागल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी तो उसने खराब कर ही ली, अब क्या थोड़ा बहुत मजा भी ना करे? बोल। आरोही कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखें नम थी। सुन तू, सामने वाले कमरे में सो जा, और हाँ भूल कर भी ऊपर वाले कमरे में नहीं जाना। मेरी बात सुनी ना, कान खोल कर। आरोही सदमे के कारण ध्यान नहीं देती तो रंभा उसका कान खींचती है। बहरी सुन रही है या नहीं? ऊपर के कमरे में अगर पांव भी रखा तो उसके 36 टुकड़े कर दूंगी। जोड़ते रहना बैठकर, जाब भूतनी की तरह चक्कर मत काट। और रंभा आरोही के कमरे की ओर ढकेल देती है। वह सुबकते हुए अंदर जाकर दरवाजा लगा देती है। बिस्तर पर पड़ी पड़ी वह दमन को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके सर पर राधा का हाथ आता है और आरोही उसकी गोद में दुपक जाती है। माँ, जो भी सपने देखे थे वो सब किसी दूसरी दुनिया के थे। ये वो दुनिया नहीं है माँ। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या मैं फिर से कैद में आ गई हूँ माँ? बोलना। पर राधा एक लफ्ज नहीं बोलती। आरोही उठकर राधा की ओर देखती है तो उसके होठों पर एक तख्ती लगी थी जिसे कील से ठोककर सटा रखा था। वहां से खून भी रिस रहा था। तख्ती पर क्रॉस का निशान बना हुआ था और वह बस रो रही थी। आरोही ये देखती है और देखते ही और ज्यादा फूटकर रोने लगती है। ओह, कैसे बोलेगी तू? तू तो बेटी की माँ है ना। माँ को बेटी की ससुराल में बोलने का हक कहाँ ही देती है समाज।
चाहे उस बेटी को तोड़ दे, मोड़ दे, जला के झोंक दे या फेंक दे, ससुराल वाले जो चाहे वो कर दे, मगर एक बेटी की माँ नहीं बोलेगी, क्योंकि ससुराल में कुछ ना बोलना ही उनको भलाई लगती है ना? कोई बात नहीं माँ, मैं भाई को फोन करती हूँ। आरोही अपना फोन निकालती है और रोते हुए भाई को फोन करती है। द फोन नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। उस रात आरोही 20 बार फोन करती है मगर फोन ब्लॉक था और वह सो जाती है। आरोही के ससुराल में पहली रात ऐसी होने वाली थी, किसे पता था। अगला दिन होता है, वह बिस्तर पर ही थी कि अचानक से आरोही को अपने हाथ पर कुछ गरम गरम गिरता महसूस होता है और वह चमक कर उठती है। आह माँ! आरोही चमक कर उठती है और देखती है कि दमन गरम तेल आरोही के ऊपर गिरा रहा है। अरे वाह, उठ गई तुम। हमारे यहाँ की परंपरा है कि बहू अपने हाथ पर बाती जलाकर पूरे घर में घुटनों के बल चलते हुए जोत करती है। तो उठो 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 जल्दी, तेल इज रेडी, गेट अप गेट अप। आरोही नहा धोकर तैयार होती है कि तभी दमन उसे हाथ पकड़कर बाहर लाता है, जहाँ रंभा उसका इंतजार कर रही थी। लाओ हाथ दो अपना, और ये रही बाती। दमन आरोही की दोनों नंगी हथेलियों पर बाती रखकर उसमें आंच लगा देता है और उसे पूरे घर में घुटनों के बल चलने को कहता है। जैसा तुम कहो दमन, अगर यह रीत है तो मैं मना नहीं करूंगी। आरोही जलती बाती लेकर घुटनों के बल पूरे घर में चलती है कि तभी वह सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर भी जा रही थी, जिससे उसके घुटने रिस गए थे। वहां से खून आने लगा था, हथेलियां जल चुकी थी। दमन और रंभा ये देखकर बड़े खुश थे। वे एक दूसरे को तालियां बजाते हैं। आरोही के कान तक उसकी हंसी की गूंज पड़ रही थी। क्या हो तुम दमन? क्या मैंने तुमको पहचानने में गलती कर दी, या मैंने जो पहचाना बस वो एक छल था, क्योंकि मुझे इस कैद में लाए तुम? क्यों? बाबा, आज पग फेरे के लिए आरोही को ससुराल से लाना है, मगर मुझे अभी अभी ऑफिस से फोन आया है कि ऑडिट आ रही है। अब मैं कैसे जाऊं? गाड़ी भेज दूं क्या? अरे ये भी कोई बात हुई? भाई लाने जाए या भाभी, एक ही तो बात है। तुम जाओ, मैं हो ना। वैसे भी आरोही के गिफ्ट्स कपड़े भी तो लेती आऊंगी, बेचारी को कम तकलीफ होगी। ओ मंजरी, तुम सच में मेरी सच्ची पार्टनर हो। बिना बोले कैसे सारी तकलीफें ले लेती हो मेरी। जान चलो नाउ बाय। आरोही को टाइम से ले आना घर, और प्लीज आज कोई तमाशा नहीं करना, बस थोड़ी देर मम्मी को समझा देना। हाँ। क्या बोल के गया ये छुछुंदर? कुछ नहीं, बस एक नए तमाशे के लिए जा रही हूँ, आकर आपको खबर देती हूँ। मंजरी 2-3 सूटकेस भरकर आरोही के ससुराल यानी अपने मायके के लिए निकलती है। उधर आरोही बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ रही थी। हर सीढ़ी पर उसके खून की छाप पड़ रही थी। जैसे जैसे वो एक सीढ़ी चढ़ती, उसे दमन के साथ लिया एक फेरा याद आता। आखिर क्या सच क्या झूठ वह समझ नहीं पा रही थी। 1 मिनट आरोही, रुक जा। ये सुन आरोही खुश होती है और पलटकर दमन की ओर मुस्कुराकर देखती है। मैं जानती थी तुम मुझको परेशान होता नहीं देख सकते हो। आरोही उठने लगती है कि तभी दमन जाकर उसके सर पर तेल से भरा प्याला रख देता है और हाथ में एक डंडा ले आता है। हाँ अब ठीक है, अब करो चढ़ाई। अब अगर इस प्याले में से एक भी बूंद तेल छलक कर जमीन पर गिरा तो मैं तुम्हारे पाँव पर डंडे बरसाऊंगा। वाओ, इट्स गेटिंग सो इंटरेस्टिंग। ये सुनकर आरोही के प्राण मुंह को आ गए थे। वह एक बात तो जान गई थी कि मायके की कैद से चिड़िया उड़कर बाज के पिंजरे में आ फंसी है। अब उसका शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंख से आंसू रिस रहे थे। वह जैसे ही चलती है तेल छलकता और दमन उसके पांव पर डंडे की मार मारता। आह माँ, आह बस करो दमन, बस करो। आरोही सीढ़ियां चढ़कर अब ऊपर की मंजिल में आ गई थी। वह वहां जाकर बत्ती की धुनी को कोने में ही दे रही थी कि तभी उसके सामने बना एक कमरा दिखता है और वह उस ओर निकल जाती है। यह वही कमरा था जहां जाने से रंभा ने उसे मना किया था। दमन और रंभा आरोही के हालात पर मजाक बना रहे थे और उनका ध्यान आरोही की ओर नहीं था। आरोही कमरे का दरवाजा खोलती है और तभी उसके सिर पर रखा प्याला पूरा नीचे गिर जाता है, जिस कारण आरोही का पांव फिसलता है और उसके हाथ से जलती हुई बाती जमीन पर आकर गिरती है और कमरे में आग लग जाती है। आग, दमन, आग। कमरे के अंदर एक छोटी बच्ची सो रही थी। चीखने से वह उठती है और चिल्लाकर रोने लग जाती है। पापा हेल्प, बचाओ। बच्चे की आवाज सुन रंभा और दमन फटाफट ऊपर आते हैं और आरोही को दूर धक्का देकर बच्ची को बचा लेते हैं। ये क्या कर रही थी तू लड़की? बोला था ना इस कमरे से दूर रहना, बोला था ना। वो अम्मा, वो मैं बस। डंडा दे दमन, इधर दे। इस घर में किसी के पंख निकले हैं, मैं ये पसंद नहीं करती। आरोही पहले ही जगह जगह से जल रही थी। रंभा उसे डंडे से और चोट देती है, खूब कूटती है। बच्ची आग के कारण सहमी हुई थी। तभी मंजरी दरवाजे पर खड़ी होकर सारा नजारा देख लेती है और आरोही की ओर बढ़ती है। मंजरी को देख आरोही बचने के लिए मंजरी की ओर भागती है और उसकी पीठ के पीछे जाकर छिप जाती है। भाभी, तू यहाँ पर भी तेरी मनहूसियत ले ही आई ना?
ये बोलकर मंजरी आरोही का हाथ पकड़कर सामने लाती है और उसे जोरदार चांटा लगा देती है। आखिर कौन है वो बच्ची और दमन और उसकी माँ किस बात का बदला ले रहे हैं आरोही से? दमन के घर में एक छोटी बच्ची थी। इस बात की खबर आरोही को कभी नहीं थी, जबकि मंजरी भी इसी घर से ब्याह कर आरोही के घर में गई थी। तो आज तक यह बात छुपी कैसे थी? आखिर कौन है वो बच्ची? आइए पता करते हैं। पापा पापा हेल्प हेल्प। आरोही रुचि के मुंह से पापा शब्द सुनकर हैरान थी। तभी रुचि दौड़कर दमन के पास जाती है। दमन उसे उठाकर गोदी में लेकर लाड करता है। तुम ठीक तो हो ना? पापा? ये दमन को पापा क्यों बोल रही है? इतनी हड़कंप के बीच आरोही कुछ समझना चाह रही थी कि तभी रुचि बोल पड़ती है। मामू फायर, मैं डर गया था। दमन रुचि का मामा था, यानी कि रुचि। तभी मंजरी गुस्से में आरोही के बाल खींचकर उसे दरवाजे से भजा देती है। नौ स्वीटी, मेरी बेटी को मारना चाह रही थी, निर्लज्ज औरत। देखा भाई, मैं इसलिए इस पागल लड़की को यहाँ भेजने से डरती थी। भाभी, वो मैं जानबूझकर थोड़ी ऐसा करूंगी। ये तो बस एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। भाभी माफ कर दो। पर मंजरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो आरोही के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे सीढ़ियों में घसीटकर नीचे लाती है। घायल आरोही को और भी चोटें लग रही थी और मंजरी मायके से लाई सूटकेस आरोही के सामने फेंक देती है। ये ले तेरा बोरिया बिस्तरा, भिजवाया है गौरव ने, और मैसेज भी, ताकि तुझ जैसी पागल बहन होने से अच्छा है वे अकेला ही ठीक है। आज से तेरे लिए उस मायके के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। नहीं 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 भाभी, ये तुम क्या बोल रही हो? मायके के दरवाजे बंद? भैया ने ये सब कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं भाभी, तुम झूठ बोल रही हो। मंजरी उसे एक और लात मारती है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो तेरा सच क्या है बता दूं? हाँ मंजरी बहन, बोलना। एक भाई अपनी बहन के लिए ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या किया है साफत ने आखिर? फ्रॉड किया है, अपने ही भाई के खाते से पैसे चुराती थी। ये देख भाई, पूरी डेटा शीट है। अपने ही घर में चोरी करते हुए इसने एक बार भी नहीं सोचा। और ऐसा करने के बाद तुझे क्या लगता है कि गौरव तुझे हमारे घर में घुसाएगा? कभी भी नहीं। ये बात सुनकर आरोही को एक और झटका मिला था। आरोही फोन उठाकर तुरंत अपने भाई को कॉल करती है, मगर फोन फिर से बिजी आ रहा था। क्या हुआ, कॉल नहीं लग रहा ना? उस घर के दरवाजे के साथ तेरे भाई ने तेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तभी रुचि अपनी माँ मंजरी के पास रोते हुए आती है। मम्मा, आई मिस्ड यू। मंजरी रुचि की गोद में उठाकर लाड करती है। मिस्ड यू टू माय एंजल, पर यहाँ नानी माँ है ना, मैं मिलने आती रहूंगी। आरोही और उसके परिवार को मंजरी की एक बेटी पहले से ही थी, ये बात नहीं पता थी। भाभी ये सब क्या है? ये बेटी आपकी? बहुत से राज खुलने बाकी है जाना। चलो रुचि बेटा, अब मम्मा को अपने नए घर में तो जाना ही होगा ना। मंजरी मुंह बनाते हुए घर से निकल जाती है और उधर आरोही अपने बक्से समेट रही थी कि तभी वह खुल जाते हैं। वह देखती है कि उसके अंदर आरोही के नए कपड़े नहीं, बल्कि काम वाली को दिए जाने वाले पुराने सुराने कपड़े थे। मेरा परिवार मुझसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है माँ? आरोही अपने कपड़े बटोर कर दमन के कमरे में चली जाती है। आज का दिन तो तमाशे में ही बीत गया। वह बिस्तर के कोने पर चुपचाप सुबकियों के साथ सो जाती है। मंजरी अपने ससुराल के बाहर पहुंचती है और अपनी आंख पर एक जोरदार घूसा मारती है, जिससे उसकी आंख नीली पड़ जाती है और वह अंदर घुसती है। मंजरी सिर झुकाए कमरे में जा रही थी कि वहीं बाहर सोफे पर बैठा गौरव और उसका ससुर उसे रोक लेते हैं। अरे मंजरी, ऐसे चोरों की तरह भीतर क्या जा रही हो? और मेरी छुटकी कहाँ पर है? बाहर खड़ी है ना, अपने भैया को सरप्राइज देने के लिए। पर उसे तो पता भी नहीं है कि सरप्राइज तो मैं उसे दूंगा। उसकी पसंदीदा खजूर की खीर जो बनाई है मैंने। शेफ गौरव की जय हो। अब दोनों बस भी करो। आरोही, आरोही अंदर आ जाओ। गौरव बाहर झांक कर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। तभी मंजरी अपना चेहरा ऊपर करती है और गौरव जैसा ही उसका जख्मी आंख देखता है तो चौंक जाता है। हैं? ये क्या हो गया तुमको? और मेरी आरोही कहाँ पर है? तुम्हारी उस लाडली आरोही ने आने से मना कर दिया और मेरी ये हालत भी उसी ने करी है। जानना चाहते हो क्या बोली वो? सुन सकोगे? गौरव मंजरी की बात से हिल गया था और वह मुंह फेर लेता है। मुंह फेरने से सच से नहीं बच सकोगे। जब मैं तोहफों के साथ तुम्हारी आरोही को लाने गई थी तो उसने... ये क्या भीख दे रही है भाभी? इससे बड़े तोहफे तो मेरी सास ने दिए हैं मुझे। हाँ, कंजूस भैया, तेरी कंजूस सैया। आरोही बच्चे घर चल, तोहफे तो गौरव तुझे और दे देगा। घर? यू, उस घर में चलो? वो भी? अरे घुटन होती ही मुझे वहां। जब देखो तो गौरव छोटी छोटी तो करता ही था, मगर अपनी जेब ढीली कभी नहीं करता था। हाँ, जाकर बोल देना अपने गौरव से कि अब ये मायके की चिड़िया अपने ससुराल की रानी है, रानी, और इस जंगल में फिर कभी नहीं आएगी। तुम भी निकलो भाभी। हाँ, गेट आउट। ऐसा मत बोल आरोही, गौरव को पता लगेगा तो वह हर्ट होगा। अरे तो हो जाने दो उसे हर्ट। मेरे लिए तुम चाहे कल के मरते आज मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है।
और भौजाई तो भी निकल यहाँ से, चल हट। और आरोही मंजरी की आंख पर मुक्का मारकर उसे नीला कर देती है और घर से लात मारकर बाहर फेंक डालती है। मंजरी गौरव को झूठ मूठ की कहानी को एकदम फुल असली बनाकर मसालेदार तड़के के साथ परोसते हुए नकली रोना भी शुरू कर देती है। और फिर हमारी छोटी ने मुझे मारकर मेरे ही घर से निकाल दिया और ये बोला कि अब जाकर तो उसे ऐशो आराम मिलने वाला है। अब तक तो वह मायके में अपने ही भाई के टुकड़ों पर पल रही थी, पर अब वो खुला खर्चा कर सकेगी। आई एम सॉरी गौरव, वो शायद मेरी वजह से ये सब कह रही थी। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए कुछ भी बोल देती है, मगर जो तुम्हारे लिए बोला। गौरव की आंखें नम थी, उसे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वह फोन निकालकर आरोही को तुरंत कॉल करता है, मगर आरोही का फोन बार बार बिजी आ रहा था। वह मायूस हो जाता है। क्या हुआ गौरव? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया मंजरी, मेरी बहन ने मुझे को ब्लॉक कर दिया। मंजरी गौरव को गले लगा लेती है और मेनका की ओर देखकर आंख मारती है। नारायण ने सब देखकर भी ज्यादा कुछ नहीं बोला, मगर मेनका को तो आज मजा ही आ गया था। ओहो, सत्यानाश जाए उस कन खजूरी का, मोई बिटवे को रुलाई बुटाइन, पर बिटवा क्या करे, पूत के पग तो पालने में ही दिख जावे है। क्यों मंजरी? मतलब आप ऐसा क्यों बोल रही है माँ? नौटंकी मेनका मायूस सा मुंह बनाकर मंजरी को बोलती है। मंजरी बेटिया जरा दिखा तो ऐसे लाडू की चोरी। और मंजरी मेनका को इशारा पाते ही गौरव के सामने बैंक के कागज फेंकती है, जो बैंक का स्टेटमेंट था जिसमें पैसों की हेराफेरी थी। ये सब तो, इसमें तो मेरे खाते से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे चोरी हो रहे हैं मंजरी। हाँ, और ये सब करने वाली आरोही थी बाबू। मुझे तो पहले ही पता चल गया था, मगर लगा कि शायद उसे जरूरत होगी इसलिए तुम्हारे पैसे ले रही है। मगर माँ ने बताया कि वो अक्सर ही ऐसा किया करती थी, कभी बटुए से चुरा लेना, कभी खाते से निकाल लेना। ये सब लंबे समय से हो रहा था। वरना तू ही बता बेटवा, तेरा और उस आरोही का ज्वाइंट अकाउंट के खाते से भला कौन निकलवाएगा? और गौरव को मंजरी और मेनका की बात पर पूरा विश्वास हो गया था। ओह, शायद इसीलिए उस ठग आरोही ने मेरे नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। अपने भाई से अब वो कोई वास्ता तक नहीं रखना चाहती। बाबा देखो तो क्या हो गया, देखो तो। गौरव मेरी बात सुन। नारायण उसे कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेनका नारायण के पेट चिकोटी काट कोहनी मारती है। सुनो भाई नारायण, ज्यादा चौधरी ना बनो, ना तो कमरे में आने के बाद हाथ भी ना लगाने दूंगी खुद को, समझे ना? तुम्हारी बेटी को जो करना था वो करके भग गई है, अब अगर तुमको भी भगना है तो कर लो मोए मोए, फिर तुम्हारा पत्ता तो मैं काटूंगी। नारायण घबराकर चुप हो जाता है। बिना रीढ़ की हड्डी का कमजोर आदमी आखिर बीवी के पल्लू में ही छिप सकता था। मंजरी गौरव का पूरी तरह माइंड वॉश कर देती है और उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। ये कॉल ब्लॉक वाला काम तो तूने सही कर दिया भाई। दमन आरोही के बिस्तर पर खड़ा था और उसके हाथ में आरोही का फोन था। उसी ने मौका पाकर गौरव को ब्लॉक कर दिया था और इस तरह जान से ज्यादा एक दूसरे को प्यार करने वाले भाई बहन के रिश्ते को दमन और मंजरी मिलकर तोड़ चुके थे। तुम भी सोचती होगी कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो डियर वाइफी, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मुझे तो घर में एक खिलौना तो चाहिए था ना, जिसके साथ मैं कभी भी खेल सकूं, जिसे जब चाहूं मैं तोड़ भी सकूं। और तुम ही हो मेरा वो खिलौना, जानती हो कब से। मंजरी की शादी के फेरे आरोही के घर में ही हुए थे, क्योंकि राधा ऐसा चाहती थी। तो एक तरह से मंजरी के बारात गौरव के घर आई थी, जिसमें मंजरी का भाई दमन भी आया था। अरे दमन, जा तो इसकी बहन को बुला ला, मैं तो उस मनहूस का मुंह भी ना देखना चाहूं। लल्ला, तू बुला लाएगा? जी आंटी जी, क्यों नहीं। दमन आरोही के कमरे में दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ उठाता है, मगर तभी वह रुक जाता है और झुककर कमरे के होल से अपनी आंखें जोड़ देखता है। अंदर आरोही कपड़े बदल रही थी। दमन आरोही को उस हालत में काफी देर तक देखता रहा। कभी वह उसकी नग्न पीठ को देखता तो कभी अपने हाथ मसलने लगता। दमन के मन में अब आरोही के लिए हवस जाग चुकी थी। मुझे ये लड़की चाहिए, चाहिए। उसके चेहरे पर भूख और होठों में वासना की लाट टपक रही थी। वह आरोही को कपड़े बदलते हुए देख रहा था कि उसके कांधे पर एक हाथ आता है और वह चौंक कर पलटता है। अरे नटखट, क्या देख रहा है तू? मुफ्त का मजा ले रहा है? हाँ। मस्त है ना मेरी ननद? जी जी, मुझको ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए बस। बदमाश, ये थोड़ी टेढ़ी लड़की है, मगर तू सब्र कर, इसे पटाना नहीं फंसाना होगा। मंजरी एक औरत होकर इतना गिर चुकी थी कि शायद उसे देखकर शर्म को भी आत्महत्या करनी पड़ जाए। और उस दिन से दमन हाथ मलता सा आरोही को फंसाने की फिराक में लगा रहा और बेचारी आरोही इसके इरादे से अनजान होकर फंस गई थी। आरोही दर्द में करहाकर सो रही थी कि तभी दमन उसका मुंह जोर से भींचकर उसके ऊपर कूद जाता है।
कमरे की बत्ती बंद हो जाती है और वहां से बस चीखें बाहर आती है। दमन नहीं, दमन मुझ में हिम्मत नहीं है। माँ, दमन। अरे जिस चीज के लिए शादी करी वो भी ना करूं क्या अब मैं? चुप कर जा लड़की, आज तेरे बदन के साथ तेरी हिम्मत भी टूटेगी। रात के अंधेरे में न केवल आरोही के प्यार का कत्ल हुआ था, बल्कि उसकी सुबकियां भी दमन ने भींच कर दबा दी थी। मायके की कैद से निकली एक चिड़िया उड़ने के झांसे में आकर बांस के पंजे में आ फंसी थी। आरोही को मायके के रूप में पिंजरे की कैद मिली थी, तो ससुराल के रूप में बांस का घर और पति के रूप में शिकारी बांस की जकड़। दमन अब आरोही को प्यार करने के नाम पर हर रात नोचता और इतना नोचने लगा कि अब आरोही की दिमागी हालत पहले सी नहीं रही। आरोही की सास रंभा पूरे दिन उसे गधा मजदूरी कराती और रात में दमन उसे नोचने आ जाता। मायका का साथ तो छूट ही चुका था। थक गई हूँ कैद में रह रहकर, जरा सा जहर मिल जाए तो ये जिंदगी कुछ हल्की सी लगे। एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में आ गई हूँ, न जाने किसकी बददुआ को सीने से लगाए जीती जा रही हूँ। और आरोही गमों के कारण धीरे धीरे थकी थकी सी रहने लगी। आंखों के नीचे काले गड्ढों ने तो जैसे घर ही बना लिया था। बेचारी आरोही की हालत देख तो यमराज भी शायद तरस आ गया था। शायद इसलिए उस बेचारी को मौत नहीं दे रहे थे। एक दिन वह रुचि के साथ हॉल में खिलौने से खेल रही थी, तभी पीछे से आकर उसे कोई दबोच लेता है। आरोही मर्द की जकड़ पाकर घबरा जाती है और चीख कर पलटती है। कौन कौन है? छूना नहीं। आरोही के हाथ में खिलौना था और वह पीछे खड़े आदमी के सर पर खिलौने की जोर से मारती है, जिस कारण उसको चोट लगती है और खून की धाराएं बहने लगती है। डैडी, डैडी थोन डाले, तुम गंदी हो मामी, तुमने मेरी दादी को मारा। ये सुनते ही आरोही के हाथ से खिलौना गिरकर टूट जाता है। रुचि ये देखकर और रोने लगती है। मेरा फेवरेट टॉय था वो। बोली मामी, मामी यू आर वेरी बैड। रुचि की चिल्लम चिल्ली आवाज सुनकर दमन और रंभा दौड़कर आते हैं और आओ देखते हैं न ताओ, बस लगते हैं आरोही को कूटने। ये देख मंजरी के पति आतिश के होश उड़ जाते हैं। रुकिए माँ जी, साले साहब, एक बच्चे की बात पर आप इनको क्यों मार रहे हैं? ये सब तो बस एक गलत फहमी की वजह से था। वो बस इन्होंने मंजरी जैसी साड़ी पहनी थी ना, तो बस मैं गलत समझ बैठा। आई एम सॉरी। वो मंजरी साथ नहीं तो क्या हुआ, इमोशंस तो आज भी हैं। खैर मैं चलता हूँ, आप इनके साथ ऐसा मत करिए। आतिश पलटकर जाने लगता है और वह तभी मुड़कर आरोही की तरफ देखता है तो उसके मासूम चेहरे पर अनंत थकान थी, इतनी कि आतिश उसके गमों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वह दमन और आरोही की शादी की पूरी खबर निकालता है। इसका मतलब बेचारी इस लड़की को तो इस परिवार का सच पता ही नहीं था। पहले मायके की कैद और अब ससुराल की। कितना कुछ सहती आ रही हो तुम आरोही, किस माटी की बनी हो जो अभी भी सांसें लेती आ रही हो। उस रात आतिश को नींद नहीं आई। आंखों के आगे बस आरोही का वह थका हुआ चेहरा ही बार बार उसे सता रहा था और वह बिस्तर से उठ खड़ा होता है। क्या वो सो पा रही होगी अभी? कैसी होगी वो? कुछ तो गलत हो रहा है उस मासूम के साथ उस घर में। आतिश का डर बेचैनी एकदम सही था। रोज की तरह आज भी दमन आरोही के साथ बिस्तर में जोर आजमाइश कर रहा था और वह सुबकते हुए जमीन पर दुबक कर वहीं लेट जाती है। अगला दिन उगता है तो आतिश रुचि से मिलने का बहाना करके आता है, मगर ये क्या, मंजरी पहले ही वहां रुचि के साथ बैठी थी। ओह, बाप जी को याद आई क्या बिटिया रानी की? हाँ, तुम तो शायद भूल रहे हो, आज तुम्हारा मिलने का समय नहीं है। जिस पांव से आए हो वैसे ही लौट जाओ। आओ दामाद जी। एक समान बोलो माँ, आतिश का इस घर से अब कोई वास्ता नहीं है। ये तो बस इस मुई औलाद के होने से कड़ी जुड़ी रह गई, वरना इस पागलों के डॉक्टर के साथ में कोई रिश्ता जोड़ी रखती क्या? हाँ, चांस ही नहीं है। पागलों का डॉक्टर होकर भी अफसोस मैं तुम्हारा इलाज ना कर पाया मंजरी। चलो रुचि बेटा, हमेशा की तरह आज भी तुम्हारी माँ ने मेरी कोई इज्जत नहीं की। खैर, यहाँ एक इंसान तो है जो इस प्यासे को पानी तो पिला सकता है। और पानी का नाम सुनते ही काम कर रही आरोही सब कुछ छोड़कर पानी का ग्लास भरकर आतिश के पास लाती है और आतिश ग्लास थामते हुए गलती से उसके हाथ को स्पर्श कर देता है। दोनों की घबराकर आंखें मिलती है। क्या कह रही है तुम्हारी उदास आंखें? हाँ, क्या? आरोही जैसे ही आतिश की आंखों को देखती है तभी मंजरी दोनों को ऐसा देखती है और गुस्से से उठती है। बदतमीज कुल्टा, खसमानू खानी, मेरे पति से नैन मटक्का करेगी तू? हाँ, इसलिए आई थी क्या घर में? हाँ, अब समझी। मंजरी जाकर आतिश के हाथ से पानी का ग्लास उठाकर फेंकती है और आतिश को हाथ पकड़कर घर से धक्के मारती है। निकल जाओ यहाँ से, अपनी ये अश्लीलपंती कहीं और जाकर करो, और अपनी बेटी से मिलना हो तो 7 दिन बाद आना। योर विजिटिंग टाइम्स आर ओवर, नाउ गेट लॉस्ट।
मंजरी ने आतिश को जलील करके बाहर निकाल दिया था। तभी वह कांप रही आरोही के पास जाती है। वो भाभी, सॉरी, वो गलती से मैंने बस उनकी ओर देख लिया था। गलती से? अच्छा, जरा मेरी ओर भी तो देख उसी गलती से। मंजरी के चिल्लम चिल्ली से दमन और रंभा भी वहां आ गए थे। क्या हो गया बहन, क्या हल्ला गुल्ला मचा रखा है? तेरी बीवी से पूछ, ये क्या हल्ला गुल्ला कर रही है आज। मेरे पति एक्स पति से नैन मटक्का कर रही थी मैडम। पूछ जरा, पूछ अपने अंदाज में पूछ। दमन अपनी बेल्ट निकालता है और रंभा भी गर्म चिमटा लेकर आती है। माफ कर दो, आगे से किसी को भी नहीं देखूंगी। मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो। दमन तभी आरोही को जोरदार बेल्ट मारता है और रंभा चिमटे की मार आरोही फर्श पर पड़ी पिट रही थी। जाहिल पागल कहेगी, एक पागल को ब्याह कर मैं घर तो लाया। उस बात का गुण एहसान तो दूर, मैडम को तो गुली खिलाने से फुर्सत नहीं है, वो भी अपनी भाभी के एक्सपति से। छी, पागल के साथ साथ ये तो नीच भी निकली। छी। अरे सिर्फ छी क्या करता है, थूक ना इस पर, थूक। मैंने बोला थूको सबके सब, यही है इसके औकात। थूक। और सब आरोही पर थूकते हैं और हंसते हैं। आरोही थूक गिरते ही बौखला उठती है। नहीं, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी आंखें हमेशा के लिए ढक लूंगी, बस मत मारो, प्लीज मत मारो। मगर जल्लादों को कहाँ दया आती है। मंजरी तो आरोही से खुन्नस खाए बैठी थी। वह जमीन पर पड़ा कांच का टुकड़ा उठाती है और आरोही की ओर बढ़ती है। आरोही घसीट कर हटना चाह रही थी कि तभी दमन उसके पांव पर पांव रखकर उसे दबा देता है और मंजरी आरोही पर कांच का हमला करने वाली होती है और बचती है तो सिर्फ आरोही की चीख। मत करो, मत करो, मुझे मार दो, जिंदा मत छोड़ो, कोई तो मार दो। एक हफ्ता बीत जाता है। आतिश बहुत सारे खिलौनों के साथ रुचि से मिलने आता है, मगर रुचि आज हॉल में नहीं थी, ना ही यहाँ कोई और था। आतिश की आंखें अब रुचि को कम आरोही को ज्यादा ढूंढ रही थी। रुचि बेटा, देखो तो डैडी आए हैं। रुचि बेटा। आतिश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाता है तो कमरे का दरवाजा बंद था। वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से उतनी ही नॉक की आवाजें रिपीट होती हैं। रुचि बेटा, गेट खोलो। रुचि बेटा, गेट खोलो। तो खोलो मैं गेट, चॉकलेट मिलेगी? हाँ, और एक नहीं, ढेर सारी मिलेंगी, आओ। दरवाजा खुलता है और आतिश देखता है कि रुचि तो उसके पीछे खड़ी थी। डैडी, आप किसे आवाज लगा रही थी? मैं तो यहाँ थी। आतिश ये देख हैरान था और कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बिस्तर पर पीट करके बैठी एक बावली सी लड़की बस हिल रही थी और बड़बड़ा रही थी। डैडी आएंगे, चॉकलेट लाएंगे। आतिश आगे जाकर देखता है वो बिस्तर पर और कोई नहीं आरोही ही बैठी थी, जो घड़ी के घड़ियाल की तरह हिल रही थी। आतिश से आरोही का हुलिया देखा नहीं गया। आरोही के बाल आधे कटे, बिखरे और जगह जगह से आधे अधूरे से थे। चेहरे पर सैकड़ों चोटों के निशान, बदन चोटों से लाल नीला हो रखा था। आंखों के नीचे गड्ढे और गर्दन पर चिमटे के निशान थे। पीठ पर बेल्ट पड़ने के निशान थे। ऐसी हालत की थी इन जल्लादों ने। आरोही आतिश की ओर देखती है और मुस्कुराती है। डैडी, तुम आ गए, चॉकलेट लाए? रुचि अपना कुछ भी शेयर नहीं करती। रंभा नानी से मांगती हूँ तो वो खाली प्लेट देकर कहती है चाट लो। डैडी, चॉकलेट चाटने को कहते हैं क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना प्लीज। और आरोही ये कहती ही आतिश के पांव में गिरकर उन्हें जोर से लपकती है। ये देख आतिश सकपका जाता है। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? वो रंभा नानी और दमन अंकल ने ऐसे ही खाना मांगने को बोला था कि ऐसा करने से खाना मिलता है। डैडी, तुम दोगे ना खाना? मैं रुचि की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। उसे खुश करने के लिए लूडो में हार भी जाती हूँ और सांप से कटवा कर आउट भी हो जाती हूँ। अब दे दो कुछ खाने को। आतिश से आरोही की हालत देखी नहीं जा रही थी। क्या हाल कर दिया था जालिमों ने बेचारी लड़की का। आतिश अपना हाथ बढ़ाकर आरोही को पुकारता है। आरोही, ऐसे नहीं करते, उठो। इतना सुनते ही आरोही कांपने लगती है और उठकर बिस्तर के नीचे जाकर छिप जाती है। आरोही, क्या हुआ आरोही? मत बोलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ ना। जब भी ये नाम बोला जाता है तो वो मारते हैं। आरोही ने कुछ तो गलत किया होगा ना डैडी? वो जब भी ये नाम लेते थे मुझे मारने लगते थे। मुझे अब नहीं मार खानी, खाना खाना है। और आरोही बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसे रोता देख आतिश भी रोने लगा। क्या हालत कर दी इन लोगों ने तुम्हारी आरोही, ये क्या हो गया, कैसे हुआ? और तभी रुचि आकर आतिश का हाथ खींचती है। मैं बताऊं डैडी, वो मैंने छिपकर सब देखा था, पर
बात बताना बुरी बात है, मगर आरोही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ हमेशा खेलती है, इसलिए मैं आपको बता दूंगी। ये सब मम्मी और मामू नानी ने किया है। मामी जमीन पर थी और मामू ने उनको बेल से मारा, तभी रंबा नानी ने हॉट चिमटे से मार मारी और तभी मम्मी ने शार्प ग्लास उठा लिया और आरोही मामी के बाल काट दिए। बहुत चीख रही थी, ये सोई भी नहीं थी। इनकी रोने की आवाज रात भर मेरे कमरे में आ रही थी डैडी। मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो। मरती ही नहीं हूं मैं। ये देखो देखो तुम सबने, मैं मरूंगी नहीं, कभी नहीं, पर सब सहूंगी पर मरूंगी नहीं। और आरोही तब से हंसती है तो रोती है, पर मेरे साथ खेलती है तो बहुत खेलती है। फिर नानी ने इसकी साड़ी खींचकर फाड़ डाली और आरोही को पोंचे वाली फ्रॉक दे दी। मत लो ना आरोही का नाम, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे वरना। बहुत दुखता है फिर। हाय माँ। बस बस बस, ठीक है, हम तुमको आरू बुलाएंगे। ओ क्या आरू, आओ बाहर आओ, मैं दूंगा तुमको खाना। एक शर्त पर डैडी, अगर तुम मुझे पीठ पर उठाओगे तो ही। आतिश आरोही को पीठ पर उठाकर बाहर आता है। सीढ़ियां उतरने लगता है तो आरोही को थोड़ा डर और थोड़ा मजा आने लगता है। ओह ये भी मजा आ रहा है। आराम से डैडी, मैं गिर जाऊंगी। सब लोग आतिश और आरोही को घूर कर देखते हैं, मगर आतिश परवाह किए बिना आरोही को लेकर दहलीज पार करने वाला ही था कि तभी दमन और मंजरी उसके सामने आ खड़े होते हैं। आरोही एक ऐसी लड़की जो जीना चाहती थी, एक उमंग थी उसमें, मगर वक्त ने ढाया ऐसा कहर कि उसकी सभी उमंगें उसके मायके तले ही कुचलती चली गई। वहां आकर जब दमन ने उसका हाथ थामकर उसे बाहर निकाला और विश्वास दिलाया कि उसे खुले आसमान में उड़ने का सोने का पंख देगा, आरोही खुश थी। उसकी जिंदगी में एक नई उमंग आई थी। वह दुल्हन बनकर हर खुश नसीब लड़की की तरह अपनी खुश नसीबी जीने जा रही थी, मगर वह तो जानती भी नहीं थी कि सोने का पंख देने के बहाने वह उसे लोहे के पिंजरे में लाकर कैद कर रहा था। दमन एक शिकारी बाज की तरह आरोही पर झपटने लगा और जो बची खुची कसर थी वो भाभी मंजरी और सास रंभा निकाल देती थी। और एक दिन इस मासूम चिड़िया ने दम तोड़ दिया। अब वह सपने देखना छोड़ चुकी थी, वह हंसना भूल गई थी, उसका रोना सूख गया था और वो पागल हो गई थी, एकदम पागल। तभी एक नई किरदार ने दस्तक दी, आतिश, जो मंजरी का क्लोज हो चुका चैप्टर था। मगर क्या ये आरोही का नया चैप्टर बनने वाला था? आइए देखते हैं साथ मिलकर। आतिश आरोही को ले जा रहा था कि तभी आरोही की भाभी और सास ने उसका रास्ता रोक लिया। ए दमन, देख तो, तेरी लुगाई हड़प कर ले जा रहा है मेरा मुआ पति। दमन भागकर आता है और आतिश का हाथ जगड़ता है। क्यों बे, तुझे जलील करके घर से निकाला जाता है तब भी तू आ जाता है मुंह उठाकर? कोई बेइज्जती वगैरह महसूस नहीं होती क्या तुझे? जैसी बहन वैसा भाई। जब मुझे इसकी करतूतों से कुछ नहीं महसूस हुआ तो तुम किस खेत में खड़े हो साले मियां? रास्ता छोड़ो, वरना महिला पुलिस थाने रिपोर्ट करके तुम सबको अंदर करा दूंगा। आतिश, क्या बकवास कर रहे हो? क्या रिपोर्ट कराओगे तुम? क्या कर दिया हमने ऐसा? इस पगली को एक तो घर में पनाह दी, ऊपर से हम ही पर ये कीचड़ उछालेगी। हाँ माँ, देख तो, भलाई का जमाना ही नहीं है। हाँ बेटिया, देख तो, एक तो इस पागल को बहू बनाया, देखभाल करी, सोचा ठीक हो जाएगी, मगर नहीं तो ये तो और खराब होती चली गई। अब इसकी ऐसी हालत में हमारा क्या कसूर? और रही बात इन चोटों की, तो आतिश बेटा, सास का तो थोड़ा हक ही होता है अपनी बहू को थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मारने का। बुढ़िया बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, तुम सब बोलते जा रहे हो। अरे भूल चुके हो क्या कि मेरी हस्ती क्या है? हाँ मंजरी, तेरे भाई की तरह आई एम नॉट बेरोजगार, आई एम ब्लडी साइकियाट्रिस्ट। मेरा दिन रात मेरे मरीजों को देखना ही है, पागलों का डॉक्टर हूं मैं। भूल गए हो क्या तुम सब? और ये बेचारी आरोही पागल नहीं थी पागल। आरोही अपना नाम सुनते ही आतिश के कंधे से कसकर लिपट जाती है। डैडी, भूख लगी है, खाना। डैडी, खाना। ये तुम बार बार उस पागल आरोही को क्यों बुला रही हो? मत बुलाओ ना, उसे बुलाओगे तो सब नाराज होंगे। तुम रुचि को बुलाओ, वो अच्छी है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आतिश आरोही को सहलाकर कसकर गोद में लाता है और उसे सीने में छिपा लेता है। आतिश की आंख में पानी आ गया था। देखा तुम लोगों ने क्या हालत कर दी बेचारी की?
ये तो बेचारी खुद ही पहचान भूल चुकी है। तुम लोग इसका होना डिजर्व भी नहीं करते हो। मैं ले जा रहा हूँ इसे, भाड़ में जाओ तुम सब। और आतिश आरोही को ले जा रहा था तभी दमन बीच में जाने लगता है, मगर मंजरी उसका हाथ थाम लेती है। अरे जाने देना भाई, आफत टली। हाँ, उस पागल को ये मेरा पागल पति ही संभालेगा। अपने को क्या, एक इंसान का राशन कम लगेगा। छोड़, वैसे भी मायके के लिए तो ये पहले ही मर चुकी है, अब ससुराल के लिए भी इसे फूंक डालते हैं। हाँ, सब बोलो एक साथ मेरे, स्वाहा स्वाहा। चलो भला टली। वैसे भी इसका सारा रस तो मैं निचोड़ ही चुका था। अब खाली खोखले शरीर का मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। चलो अच्छा किया, कबाड़ी जीजा ने घर से कबाड़ तो ले लिया। रुचि सबकी बात सुनकर रोने लगती है। मंजरी उसके पास आकर उसे चुप कराती है। दूर हटो मुझसे, गंदे हो आप सब, बैड पीपल। डैडी, मुझे डैडी के पास जाना है। रुचि भागकर आतिश के पीछे से आवाज लगाती है। रुचि नहीं बेटा, जाने दे। अरे जाने दे इसे भी, अगर बीच में बोला तो ये हरामखोर पुलिसिया भेज देगा। माँ बिना रहेगी कैसे? लौट कर बुद्धू घर को ही आएगी। जब वहां मचाएगी आफत, माँ के पास जाना है, नानी के पास जाना है, तो अपने आप अकल आएगी। हाँ। आतिश एक तरफ आरोही को गोद लिए था, वहीं रुचि को भी गोद में उठाकर उनकी ओर मुड़कर देखता है और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। आतिश का घर बहुत बड़ा था। जब सब कुछ था तो मंजरी और आतिश के बीच आखिर हुआ क्या था? आतिश आरोही को अपने कमरे में लिटा देता है। रुचि बेटा, तुमको आरोही पसंद है ना? हाँ डैडी। यस डैडी। आतिश आरोही की नादानी पर उसे सहलाता है और हंसता है। तुम तो आरू हो ना? मैं रुचि से बात कर रहा था बेबी। ओह, मैं तो आरू हूँ। ओके डैडी, ये रुचि, मैं आरू। आतिश आरोही को इतनी प्यार से डील कर रहा था कि वो सब समझ रही थी। रुचि बेटा, तो तुम जब तक आरू ठीक नहीं हो जाती उसकी मम्मा बनकर उसकी देखभाल करोगी ना? पता है तुम बहुत छोटी हो, मगर आरू का दिमाग अब तुमसे भी कम उम्र के बच्चों वाला हो चुका है। डैडी, भूख लगी है। डोंट वरी डैडी, मैं जानती हूँ मम्मा कैसे बनाती है। रुचि उठकर किचन में जाती है और अपने नन्हे हाथों से सूप का प्याला भरकर लाकर बेड पर टेबल पर लगाकर आरोही के सामने रखती है और आरोही के सीने पर रुमाल लगाती है। आलू बेटा, सूप पियो और ये लगाई रखना ताकि सूप ना गिरे। और आरोही स्वाद लेकर मजे से खाने पीने लगी। आतिश को ये देखकर रुचि पर लाड आता है। रुचि बेटा, सो स्वीट, इतना सब आता है तुमको? हाँ डैडी, मम्मा तो होती नहीं थी तो मैं कार्टून में देखती थी कि जो मम्मा होती है वो ऐसे ही अपने बेबी के साथ करती है। पता है डैडी, इसे कहते हैं पैम्पर करना। मैं आपको भी पैम्पर करूंगी, बैठो चलो। ओह माय क्यूट लिटिल गर्ल, कितनी समझदार है। और मुझे समझदार बेटी से दूर रख रही थी वो चुड़ैल। चुड़ैल? कौन, मम्मा? हाँ डैडी, कभी कभी तो वो मुझे भी ऐसी ही लगती है। बड़ी आंखें, रेड लिप्स और बिग नेल्स वाली मम्मा, चुड़ैल। चलो आप भी। और रुचि अपने डैडी को आरोही के पास ही बिठा देती है। आरोही उसको देख मुस्कुराती है और अपने स्पून से उसे सूप पिलाती है। डैडी, आप बहुत अच्छे हो, मुझे मारोगे तो नहीं ना? ये सुनते ही आतिश खड़ा होकर वहां से चला जाता है और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोता है। इतनी प्यारी लड़की की ये क्या हालत कर दी तुमने मंजरी? जो मेरी हालत करके तुम गई थी वही हालत तुमने इसकी भी कर दी। कैसी पत्थर हो तुम मंजरी, कैसी? मंजरी और आतिश की लव मैरिज हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था, मगर मंजरी का मकसद तो बस आतिश के पीछे ऐश करना था। धीरे धीरे मंजरी आतिश की मेहनत की कमाई अपने मायके की अय्याशी के लिए देने लगी। और एक दिन, मंजरी, पिछले महीने तुमने 5 लाख लिए थे और इस महीने फिर से। जान, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पैसा नहीं ले सकती, सब तुम्हारा ही तो है, मगर अगर इसी तरह से हम लुटाते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? रुचि अभी कितनी छोटी है और भगवान ना करे कल को मेरे साथ कुछ हो जाए तो कुछ बैकअप तो रहेगा ना हमारे पास। शायद तुम समझ रही हो। ओह सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था कि थोड़े से पैसों से इतनी बात बढ़ जाएगी। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। आतिश मंजरी को गले लगा लेता है, मगर अब से मंजरी के लिए पैसे निकालना मुश्किल हो गया था। अरे बेटिया, दामाद तो मोटी पार्टी है, कुछ तो कर। अरे माँ, आजकल आतिश को मेरी चालाकियां नजर आने लगी हैं। मुझे लगता है घी का डब्बा उलटना ही पड़ेगा। मंजरी ने आतिश को वो दवाइयां देनी शुरू कर दी थी जो वह अपने मरीजों को देता था, और अब आतिश होश में नहीं होता तो वह उसे चेक साइन करा लेती। धीरे धीरे आतिश का होश अब पहले जैसा नहीं रहा। मंजरी, आजकल मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता और मुझे थका थका से क्यों महसूस होता है? तुम बताओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओ बेबी, काम का लोड है ना? आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, अच्छा लगेगा।
और मंजरी आतिश को सीने से लगाकर अपनी जीत पर खुश होती है। उधर रंभा और दमन की अय्याशियां चल रही थी, इधर मंजरी की चालाकियां चल रही थी, मगर हर चीज का एक अंत आता है। उस दिन जब मंजरी आतिश को दवाई वाला खाना देती है तो आतिश उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से में उसे चांटा लगाता है और खाना बिखर जाता है। आतिश, ये क्या बदतमीजी है? ओह, तो अब मैं समझा। मैं जो पागलों का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ, मैं खुद कैसे पागल होता जा रहा हूँ। इसके पीछे तो मेरी डियर बीवी जो थी। ये कर क्या रही थी तुम मंजरी? बस मेरी दौलत ही चाहिए थी तुम्हें? ओह, समझा। मंजरी की चोरी पकड़ी गई थी। हाँ, सिर्फ दौलत ही चाहिए थी। मेरी सीने में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लोग दिल कहते हैं। वहां सिर्फ नोटों की गड्डियां हैं, वही धड़कती हैं, वही हंसती हैं, वही बोलती हैं। तुम्हारे पास नोट थे तो मैं इधर आ गई। मंजरी, तुम आउट, गेट आउट। और मंजरी वहां से गई तो रुचि को भी साथ ले गई और दोनों का तलाक हो गया। मंजरी तो आतिश का बहुत सारा पैसा मिला और वो निकल पड़ी नए शिकार पर, जहां वह मिली आरोही के भाई अमीर गौरव से। आरोही सो चुकी थी। आतिश उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि रुचि आरोही के पास सो रही थी और उसका हाथ आरोही के सर पर था। शायद वह उसे सहलाते हुए सो गई थी। आतिश रुचि को चूमता है। मंजरी, तुमने बस मुझे एक चीज अच्छी दी है, मेरी बेटी रुचि। आतिश आरोही को भी सहलाता हुआ पलटकर जाने लगता है। तभी आरोही पीछे से उसका हाथ थाम लेती है। डैडी, आपने रुचि बेबी को गुड नाइट किसी दी, मगर आरू बेबी को नहीं दी। मुझे भी चाहिए गुड नाइट किसी, वरना मैं रो दूंगी। आरू बेबी विल क्राई। डैडी, किसी। आतिश शर्मा जाता है और आरोही का माथा चूमता है। आतिश की धड़कनें बढ़ गई थी, दिल मुंह को आ गया था। आज जमाने बाद उसका दिल धड़कना शुरू हुआ था। वह आरोही को सुलाकर चला जाता है। अब से आतिश का पूरा ध्यान आरोही की देखभाल पर था। आरोही की नई फ्रॉक्स, उसके बाल बनाना, उसे खाना खिलाना, सब आतिश ने अपने जिम्मे लिया था। तुम मुझे बहुत अपनी सी लगती हो आरोही। मेरी एक गलती थी जो मैं मंजरी से टकराया, और वही गलती ने तुमको भी निगल लिया। मगर मैं गलती ठीक करूंगा, मैं करूंगा तुमको ठीक। रुचि और आतिश बच्चे की तरह उसकी केयर करते और आरोही भी हमेशा आतिश से ही चिपकी रहती। जिस तरह तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती हो, मुझे अब घर से ही मरीजों का इलाज करना होगा, तुम भी ना आरू। और आतिश ने घर पर ही अपना ऑफिस बना लिया था। अब मरीज घर आने लगे और सब आतिश के साथ आरोही को देखते तो तरह तरह की बातें भी करने लगे थे। डॉक्टर साहब, पर जवान लड़की हर वक्त घर में आपके साथ रहती है, जब ये ठीक हो जाएगी तब सोचा है इसके लिए पराये मर्द के साथ रहने वाली बात पर समाज जीना हराम कर देगा। फिलहाल तो वो समाज मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है आंटी। नमस्ते आंटी। आतिश ने कभी परवाह नहीं करी और एक रात आतिश अपने कमरे में सो रहा था। तभी रुचि रोती हुई उसके कमरे में आती है। डैडी, आरोही गायब है। मैंने बहुत ढूंढा मगर वो गायब है। गायब? मगर कैसे? और कहाँ गई होगी? उसे तो रास्ता भी नहीं पता। आतिश उसे सब जगह ढूंढता है और वो उसे छत का दरवाजा दिखता है। तभी वह रुचि संग वहां जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो देखता है कि आरोही छत की मुंडेर पर खड़ी होकर चल रही थी। वी 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 वी। अरे डैडी, देखो तो कितना मजा आ रहा है। मैंने आज रुचि के कार्टून में देखा था। आतिश रुचि को घूर कर देखता है। कितनी बार बोला इसके सामने ऐसा कुछ मत देखना, वरना ये तो हनुमान जी की तरह सोटा लेकर हवा में ही उड़ने का ट्राई करेगी। आरू बेटा, आ जाओ, नीचे आ जाओ। मगर आरोही अचानक खेल खेल में छत से जंप मार देती है। अब आगे देखिए कैसे आतिश आरोही के पागलपन को डील करेगा। जानने के लिए देखते रहिए माइका एक कैद केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।